we are going to start with a new topic, and these two topics like earthquake in the last class and volcano in today's class. These two are very important, significant topics. We will discuss about them. So these volcanoes are the result of which type of forces, because we have already studied two types of forces which are working on the surface of earth. So first is exogenetic forces and another one is endogenetic forces. तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस पृथ्वी के भीतर से अंदर से निकलती हैं और फिर नए तरीके के लैंड फॉर्म्स का निर्माण करती हैं पृथ्वी के सतह पर. And second one was exogenetic forces. Exogenetic forces are those forces which are acting from the outer surface of the earth, and they deform and erode the landforms which are present. So within the endogenetic forces, there are two types of forces. One is slow one, which are known as aperigenic and orogenic, and another one is sudden forces, that is known as volcano and earthquake. So earthquake we have already covered. Today we will talk about volcanoes. We will talk about volcano, their types, the material that is associated with the volcanoes, different time, because when you classify volcano, so there are like almost 4 categories based on which you classify the volcanoes. You will classify volcanoes on the basis of their location, on the basis of their eruption, on the basis of their material that is being erupted, on the basis of their frequency. So all these are the bases based on which we understand the volcanoes. And then next one is distribution. That is also very important. Well, where and why do we find different types of volcanic activities? And apart from it, we have the landforms which are very peculiar to volcanic eruptions. The landforms which develop only due to volcanic eruption. ठीक है, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो ये स्ट्रक्चर है हमारे आज की स्टडी का. हम डेफिनेशन देखेंगे, कंपोनेंट्स वोल्केनोस के देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, और फिर जो फीचर्स तो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. डेफिनेशन क्या है वोल्केनोस की? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वोल्केनो इज ए वेंट. ठीक है, वेंट क्या है? एक तरीके का एक मुंह. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो यहाँ से जो एक पाइप नुमा आकार का ये बाहर की तरफ सिरा आएगा, ये पाइप की तरह दिखता है, तो यहाँ से लावा इसमें से बाहर निकलता है, तो यही वेंट कहलाता है. ठीक है, तो वोल्केनो इज ए वेंट. वोल्केनो एक वेंट है, एक ओपनिंग है. यहाँ पर देखते हैं आपको ओपनिंग है जिससे कि बाहर आएगा लावा, मैग्मा. ठीक है, और यूजुअली सर्कुलर और नियर बाय सर्कुलर इन फॉर्म. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो आप माउथ देखेंगे, तो इसको अगर मैं इस तरीके से बड़ा बनाऊं तो इस आकार का ऊपर से देखने को मिलेगा. ठीक है, तो दिस सर्कुलर, नियरली सर्कुलर इन फॉर्म थ्रू विच heated materials consisting of gases, water, liquid lava, तरल पदार्थ का जो आपका लावा निकलता है, और बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े, वो काफी ज्यादा मात्रा में जब पृथ्वी के भीतर से निकलते हैं. पृथ्वी के भीतर क्या है? गर्मी है ना. और ये आपको याद रखना है, जो पिछली क्लासेस में पढ़ाया है मैंने, वो कंसेप्ट याद रहने चाहिए कि जब हम बात करते हैं पृथ्वी के भीतर की बात करते हैं, तो वो आपको याद रहना चाहिए कि क्या है पृथ्वी के भीतर. एक मिनट.
तो लिक्विड लावा और फ्रेगमेंट्स ऑफ लावा, ठीक है। इसकी ये निकलता है, किसमें से निकलता है? उस वेंट से निकलता है, उस ओपनिंग से निकलता है। और कहाँ से? फ्रॉम हाईली हीटेड इंटीरियर। ये वर्ड जो है ये आपको याद रखने हैं, हाईली हीटेड इंटीरियर। हाईली हीटेड मतलब बहुत ज्यादा गर्म जो आंतरिक भाग है पृथ्वी का, वहां से निकलते हैं। तो डेफिनेशन याद करने में आपको बड़ी आसानी होगी, कुछ ज्यादा नहीं है कि वोल्केनिक वेंट और वोल्केनो एक ऐसा ओपनिंग है, ऐसा खुला हुआ एक स्पेस है, एक जगह है जिसकी शेप जो है वो सर्कुलर है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे गर्म मात्रा में गरम गरम गैस, गरम पानी, तरल अवस्था में लावा और बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं। कहाँ से? पृथ्वी के भीतर जो गर्मी है वहां से। बस इतनी सी डेफिनेशन है, ठीक है। एक डेफिनेशन आपकी SW वुलरिच और RS मॉर्गन की है कि जो ये वुल्केनिसिटी का जो टर्म दिया गया है इसके ऊपर, ज्वालामुखी का होना या ज्वालामुखी का फटना। तो ज्वालामुखी का फटना क्या है? वोल्केनिसिटी। इसका मतलब है कि वो सारी प्रक्रियाएं, जिस प्रक्रिया के तहत क्या होता है, जो आपका तरल रॉक मटेरियल है, चट्टानों का पिघला हुआ भाग, तरल अवस्था वाला भाग, उसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं? इसे हम मैग्मा भी कहते हैं। तो ये मैग्मा कहाँ जाता है? राइजेस इनटू द क्रस्ट। पृथ्वी की भूपर्पटी की तरफ यह मैग्मा गर्म होने की वजह से पृथ्वी के सतह पे आता है एंड इज पोर्ड आउट ऑन सरफेस, और पृथ्वी के बाहर आकर पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है, ठीक है। सो देयर, फिर उसके बाद क्या होता है? देयर टू सॉलिडिफाई एज ए क्रिस्टलिन और सेमी क्रिस्टलिन रॉक, और उसकी वजह से ही हमें क्रिस्टलिन और सेमी क्रिस्टलिन रॉक्स देखने को मिलती है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, जब भी आए तो आप इसको लिख दीजिए। और कुछ और डेफिनेशंस हमें सामने देखने को मिलेंगी, जिनमें से ये छोटी छोटी दो और डेफिनेशन आप देखिए। इसमें क्या कहते हैं? वोल्केनो इज ए वेंट और ए फेसर इन द क्रस्ट फॉर्म। तो बात वही है कि एक वेंट है, एक पाइप नुमा निकला हुआ आकार का पृथ्वी के भीतर से जग एक लैंड फॉर्म है, या इसको फिशर भी कहते हैं। फिशर मतलब दरार, ठीक है। तो दरार भी है जिसमें से लावा बाहर आता है। लावा होता क्या है? लावा मोल्टन रॉक होती है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, पिघली हुई चट्टानें, तरल अवस्था वाली चट्टानें, राख निकलती है, गैस निकलती है, चट्टानों के बहुत सारे टुकड़े निकलते हैं। फ्रॉम में मैग्मा चैम्बर। अभी पढ़ेंगे कि मैग्मा चैम्बर क्या है। मैग्मा और एक आपको मैं बता दूं, लावा और एक होता है मैग्मा। तो मैग्मा और लावा में मैंने पिछली बार भी आपको बताया था अंदर क्या होता है कि जब यह पिघली हुई चट्टानें, मोल्टन रॉक्स, ये जब पृथ्वी के भीतर होती हैं, ठीक है, इनसाइड अर्थ, ये लावा होती है। और जब लावा ऑन सरफेस, तो सरफेस पे लावा आ जाता है ठंडा होने के लिए, तो वो मैग्मा कहलाता है। सॉरी, मैग्मा अंदर और लावा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। अब हम लावा और मैग्मा के आगे चलते हैं कि ये जो फिनोमेना है, ये जो लावा निकला या जो मैग्मा निकला, ठीक है, ये मैग्मा और लावा है क्या? पृथ्वी के भीतर तो लावा मैग्मा है, यहाँ तक जब तक है तो वो मैग्मा है, और जब बाहर आ गया तो ये लावा है, ठीक है। तो ये मैग्मा है क्या? इस मैग्मा के अंदर क्या मिलता है, ठीक है। तो इसमें चट्टानें हो गई, पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है, वोल्केनो की बहुत सारी गैसेज होती हैं जो किससे बाहर आती हैं? एक वेंट से बाहर आती हैं। ये वेंट हो गया, वेंट से बाहर निकल गई। अब इसके कारण क्या होते हैं? वोल्केनिज्म होता क्यों है? ज्वालामुखी फटता क्यों है? तो इसके बारे में आपको बड़ी बारीकी से याद रखना है, क्योंकि यही प्रश्न कोई भी पूछ सकता है कि ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ लिया, बताओ ज्वालामुखी क्यों क्यों फटता है, क्यों होता है ज्वालामुखी। तो बड़े साधारण शब्दों में बोलना है आपको कि जो हमने पढ़ा था पीछे कि बहुत सारी पृथ्वी की क्या है, अलग अलग लेयर है। हमने भूपर्पटी देख ली, क्रस्ट जिसे बोलते हैं। हमने इसके अंदर इसका मेंटल देखा, ठीक है, इसके मेंटल के भी पार्ट देखे। हमने कोर देखा और इनर कोर भी देखा, ठीक है। तो अब जितनी भी ये लेयर हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, इन सभी के अंदर जो है तापमान में अंतर पाया जाता है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर हमने पढ़ा था, तो इनके तापमान में अंतर है। और इसके साथ साथ क्या होता है, तापमान में अंतर होने के साथ साथ इनके अंदर जो भी मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों में कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि रेडियोधर्मी होते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रकृति से लेके मेंटल में
और मेंटल से लेके कोर तक भिन्न भिन्न प्रकार की रेडियोधर्मिता के प्रभाव वाले अलग अलग खनिज पृथ्वी के भीतर पाए जाते हैं। और जब उनके बीच में अलग अलग सतहों के बीच में जब आपको तापमान में बदलाव देखने को मिलता है, तो वो बदलाव होने की वजह से क्या होता है, वो रेडियोधर्मिता एक्टिव हो जाती है, चालू हो जाती है। और जब वो एक्टिव हो जाएगी तो क्या होगा, एक तरीके का परमाणु विस्फोट, उस तरीके के आप उदाहरण ले सकते हो। तो उसमें से बहुत सारी ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है। तो जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा किसी भी एक आकार में, किसी एक दायरे में निकलेगी। तो जैसे कि हम बोलते हैं पानी को गर्म करो तो उसमें से भी ऊर्जा निकलती है, तो भले ही वह ऊर्जा आपको भाप के रूप में दिखाई देती है। तो ऐसे ही जब ये डिफरेंशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो रेडियोधर्मी आपको तत्व, उनमें से जब रेडियो धर्मी किरणें और पृथ्वी के अलग अलग अंदर अलग अलग तापमान अलग अलग लेयर्स में देखने को मिलती हैं और उसका दाब देखने को मिलता है, तो वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किसके रूप में प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है कन्वेक्शनल करंट्स के रूप में। कन्वेक्शनल करंट्स क्या होगी, संवहनीय धाराएं। ठीक है, तो ये पृथ्वी के मेंटल से संवहनीय धाराएं निकलती हैं और ये संवहनीय धाराएं पृथ्वी की मेंटल की तरफ से निकलकर इसके चारों ओर इसकी सतह पर जाने लगती हैं। ठीक है, तो जब सतह पर जाती हैं तो वो सतह पे जाके टकराने के बाद प्रेशर लगाती हैं, ताकत लगाती हैं। ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ टकराई, फिर इधर मुड़ गई, यहाँ से निकली टकराई, कुछ इधर मुड़ गई, कुछ इधर मुड़ गई, इस तरीके से दोनों दिशाओं में चलने लगेगी। तो दोनों दिशाओं में चलेगी तो क्या होगा, फिर यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह है इस पे प्रेशर लगेगा, इस पे ताकत लगेगी। ठीक है, और ताकत लगने की वजह से क्या होगा फिर, हाँ जी कर दिया ऐड। ठीक, तो इसमें ताकत लगेगी तो यहाँ पर दरारें आ जाएंगी, और जब दरार आएगी तो प्रेशर लगा, और छोटी सी आपको यहाँ पर कई जगह, क्योंकि सामान्य रूप से अगर कोई पूछता तो वोल्केनो का फोटो ऐसे ही बनाते हैं, है ना, एक हिल बनी हुई है। तो ये क्यों बन जाती है, नीचे से प्रेशर पड़ रहा है, और जब प्रेशर पड़ के पृथ्वी थोड़ा भाग, और जब बाहर निकलेगा तो ये बहेगा, तो बहने के बाद भी हिलनुमा आकार ले लेगा। इस वजह से इसकी जो आकार देखने को मिलता है वो शंकु आकार का देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादातर जो ज्वालामुखी होते हैं शंकु आकार के होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। ठीक है, कुछ अलग भी होते हैं। तो ये संवहनीय धाराएं निकली, टकराई, और टकराने के बाद यहाँ से फिर इसको प्रेशर डाला। तो वही होता है, ऐसी कोई चीज है और उसके ऊपर जब प्रेशर डाला तो वो टूट जाएगी। ठीक है, इधर की कन्वेक्शन करंट इसको इस तरीके से बाहर रही है, तो यूं पृथ्वी के भीतर से निकल रही है और यूं बाहर निकल की तरफ जा रही है। तो यूं जा रही है तो जो ऊपर स्थान है, जो प्लेट है, वो टूट जाएगी। कभी उदाहरण के रूप में आप लोगों ने कभी गैस पे चाय बनाई हो या फिर कभी दूध गर्म किया हो, तो ऐसे में कभी उस दूध को गर्म करने के लिए छोड़ दिया तेज तेज आंच पे, और उसके ऊपर प्लेट ढक दी। तो जब कभी होता है कि हम भूल गए गैस बंद करना या धीमी करना, तो एकदम से उबाल आएगा दूध में, और जब उबाल आएगा तो वो क्या करेगा, वो उस प्लेट को उठाएगा अपने बाहर से जहां तक उठा सकेगा, और उसको फिर बाहर निकलेगा। तो उसमें जो धाराएं निकली वो निकली, और कहीं ना कहीं एक तरफ प्लेट को गिरा देगी, साइड में कर देगी प्लेट को, ताकि वो बाहर से एनर्जी अंदर की वो बाहर आ सके, वो गैस वो गर्मी वो बाहर निकल सके। तो ज्वालामुखी की तरह वो फिर सारा दूध बह जाता है बाहर। तो ऐसा ही कुछ पृथ्वी की तरह होता है, बस जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि प्लेट ढकी हुई है, यहाँ तो पूरी प्लेट लगी हुई है। तो उसमें प्रेशर बढ़ा तो वो खिंचाव होता है, चट्टानों में खिंचाव होगा, कहीं ना कहीं चट्टानें कमजोर होंगी, फिर वहां से दरार बनेगी और वहां से बहुत तेजी से फिर लावा बाहर निकल जाएगा। तो समझनी धाराएं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, टेम्परेचर डिफरेंसेस विद इन द अर्थ, एंड डिफरेंशियल pressure within the earth, along with the rotation of the earth, it all mix up in cumulatively. It creates huge energy within the core of the earth, mantle of the earth, inside of the earth, and then it creates volcanoes. तो ये कारण होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो ये कन्वेक्शनल करंट है, ये आपको मेंटल के ऊपर से जो बाहर निकली क्रस्ट पे आई, तो यहाँ पर आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मिलती है। ठीक है, जहाँ पर दो प्लेट्स टूटने के बाद दो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी देखने को मिलती है, जहां पर क्या होता है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ से इस तरीके से ले जा रही है, और यहाँ पे जो बह रही थी ये इधर की तरफ मुड़ी,
तो ये दोनों प्लेट्स को अपनी तरफ खींचेंगे, यहाँ पर प्लेटों का टकराव होगा और टकराव होने की वजह से प्लेट टकराने के बाद वहां पर जगह बनेगी और फिर वहां से भी कई बार लावा निकलता है। तो कन्वेक्शन करंट्स जो है वो प्लेट बाउंड्री कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्री दोनों तरीके की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि ये जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जहां पर दो प्लेट्स की चट्टानें जो हैं आपस में टकराती हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां पर अलग अलग दिशा में चली जाती है। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज करना, डाइवर्जेंस। आपको आप कई बार कहते हैं ना कि डाइवर्ज मत हो, अपने पाथ पे चलते रहो। जिस रास्ते पे आपको चलना है चलो, पढ़ाई करने के लिए समय है, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, अपने रास्ते से भटको मत। तो भटकने का मतलब क्या है कि अलग दिशा में चले जाना, जहां जाना है वहां से नहीं जाना, तो वो डाइवर्ज हो गए। तो डाइवर्जेंट मतलब क्या है कि वो अलग दिशा में चला गया। कन्वर्जेंट कन्वर्ज करना, एक जगह आके मिलना। तो जब कन्वर्जेंट जब धाराएं ऐसी आई तो उनके ऊपर की जो प्लेट है वो प्लेट भी अपना इस तरीके से एक तरफ घूमेंगी और आपस में आके टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होता है वो हमने फोल्डिंग के अंदर पढ़ लिया इस बारे में। ठीक है, दोनों तरीके से दोनों जगह की प्लेट्स बाउंड्रीज पे वोल्केनो एक्टिविटी होती है। ठीक है, वो कैसी होती है अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, जहां से लावा दोनों, जहां पे प्लेट दोनों दूसरी अलग अलग दिशा में जा रही है, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको पिघला हुआ, आधा पिघला हुआ और कई बार गैस वाला जो मटेरियल है वो पृथ्वी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये कौन सी बाउंड्री पे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, जहां पर दो प्लेटें दो विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। तो द अर्थक्वेक हियर में एक्सपोज फॉल्ट जोन, ऐसी जगहों पे क्या होता है कई बार फॉल्ट जोन बन जा दिखते हैं हमें, जो कि अर्थक्वेक की वजह से आ जाते हैं। जब दो अलग दिशाओं में खिसकी कई बार कुछ चट्टानें धस जाती हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे फॉल्टिंग हो जाती है और धसी और वहां से जगह बनी और फिर तेजी से लावा बाहर निकला। ठीक है, तो इस तरीके का जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उसे हम कई बार कहते हैं फिशर टाइप वोल्केनो। ठीक है, दरार के प्रकार का ज्वालामुखी। जबकि जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जहां पर दो प्लेटें टकरा रही हैं आपस में आके, ठीक है, वहां पर क्या होगा, अब आपको जब हमने पहले बात की थी तो हमने देखा था कि पृथ्वी के भीतर सतह से जैसे जैसे आप कोर की तरफ बढ़ेंगे, अगर ये क्रस्ट है और ये कोर है, तो इस दिशा में आने पे जो भी चट्टाने पृथ्वी के भीतर जो भी मटेरियल आपको देखने को मिलता है उसका घनत्व, डेंसिटी, वो क्या होगा, वो बढ़ेगी। जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र में जाएंगे, फ्रॉम क्रस्ट टुवर्ड्स कोर the density of different layers will keep on increasing. So when you look at the crust of the earth, पृथ्वी की भूपर्पटी को जब आप देखते हैं तो पृथ्वी की भूपर्पटी को भी हम दो भागों में देख सकते हैं। एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशनिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऐसी क्रस्ट जो महाद्वीपीय भूपर्पटी कहलाएगी। ठीक है, ओशनिक क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट। तो क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो ऊपर है वो महासागरीय, महासागर में क्या होता है, गहराई होती है ना, तो वहां की जो भूपर्पटी होती है, जो महासागर में भूपर्पटी आपको देखने को मिलेगी, क्रस्ट जो देखने को मिलेगी वो पतली होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो गहराई में है, नीचे है थोड़ा, तो उसका घनत्व तो ज्यादा होगा। घनत्व जब ज्यादा होता है किसी चीज का तो वह भारी हो जाती है। तो ऐसे में अब आप इसको समझने की कोशिश करें कि दो चट्टानें, दो प्लेटें आपस में आके टकराई, जो भारी है वो ऊपर जाएगी या नीचे की तरफ से आएगी, क्योंकि जो हल्की हुई वो नीचे जानी चाहिए या ऊपर जानी चाहिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इस तरफ से सपोज करो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ रही है, महाद्वीपीय भूपर्पटी है, इस तरफ से ओशनिक क्रस्ट आ रही है जो कि महासागरीय है। ठीक है, दोनों टकराई तो जो महासागरीय होगी क्योंकि वे भारी है वो धंस जाएगी नीचे, इस तरीके से। तो ये जो टुकड़ा था, इतना टुकड़ा, ये पृथ्वी के भीतर रह गया, भीतर चला गया। और पृथ्वी के भीतर क्या है, गर्मी। ठीक है, पृथ्वी के भीतर आपको बहुत सारे रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज चल रही है, प्रोसेसेस चल रही हैं। तो नीचे जाने के बाद बहुत तेजी से फिर जब ये नीचे गई तो नीचे पहले से लावा भरा पड़ा था, जैसी टकरा नीचे जाती है, टकराने के बाद बहुत तेजी से लावा निकलता है। और जो ये जो प्लेट थी, प्लेट का अग्रभाग जितना भी धंस गया वो नीचे जाने के बाद वो भी पिघल जाएगा गर्मी की वजह से, और वो भी लावा बनेगा, और लावा बनने के बाद वो भी बाहर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर
कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, जहां पर दो प्लेट बाउंड्री टकराती हैं, वहां पर जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वो बहुत ही भयानक होते हैं। वो ज्वालामुखी सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत हाई फोर्स के होते हैं। जबकि ऐसी प्लेट बाउंड्री जहां पर दो प्लेट बाउंड्री एक से दूसरी दिशा से बाहर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वहां भी नीचे से जो जगह बनी वहां से लावा बाहर आया, लेकिन वो लावा पतला होगा और आराम से निकल के आएगा वहां, क्योंकि जगह खाली होगी, आराम से निकल जाएगा। कई बार होता है ना, कहीं पे भीड़ हो रही हो, कहीं कोई फंक्शन हो रहा हो, कहीं भीड़ हो, गेट छोटा सा हो और लोग अंदर ज्यादा भरे पड़े हैं, भगदड़ मच जाए, तो एक के ऊपर एक चढ़ेंगे और बड़ी तेज बाहर निकलेंगे। लेकिन वही फंक्शन किसी ऐसी मैदान में हो क्योंकि चारों तरफ से गेट खुला हुआ है, खाली है, तो वहां भगदड़ मचेगी भी तो फट से सारे खाली कर देंगे, आराम से निकल जाएंगे। तो वहाँ बड़ा धूम धड़ाका नहीं होगा, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी, वहां पर आराम से सब निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही समझ लो इस केस में भी होता है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि वोल्केनो के कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए हमेशा कि कारण क्या है वोल्केनो के। फिर हम देखते हैं कि वोल्केनो का जो कारण है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो काम करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या क्या है, तत्व जो है जो काम कर रहे हैं इसको कारण बनाने में, वोल्केनो को बनाने में, वोल्केनो को बाहर निकालने में। तो एक होता है बायनेंसी ऑफ मैग्मा। बायनेंसी ऑफ मैग्मा क्या होता है, बायनेंसी की एक थ्योरी है। आपने बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते हुए देखे होंगे, नाव भी देखे होंगे, तो कई बार क्या होता है वो हल्के होते हैं थोड़े, जो पानी की सतह है वो थोड़ी भारी होती है, घनत्व उसका भी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से कई चीजें तैरती हैं। तो कहीं ना कहीं मैग्मा जो है, जब वो तरल अवस्था में ऊपर की तरफ आता है, सतह से नीचे है, ये सतह है इसकी, ऊपर एक क्रस्ट है, तो यहाँ पर जब है वो, तो ये तरल अवस्था में हो रहा है और गर्म है, काफी हल्का हो रहा है, थोड़ा कम किसके मुकाबले, ये जो नीचे का मटेरियल है इसके नीचे मुकाबले, तो इसके ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से तैरेगा और जहां भी देखेगा दरार निकली वहीं से एकदम से बाहर आने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज क्या होती है, प्रेशर फ्रॉम एक्सोल्ड गैसेस। जो ये जो अंदर की चट्टाने थी, ये जहाँ जो भी चट्टाने होंगी जो गर्मी के कारण पिघल गई हैं, पिघलने की वजह से पृथ्वी घूम भी रही है, गैसेस इसमें बन गई हैं, तो गैस जो प्रेशर डालेगी ना, कुकर में गैस बन जाती है तो प्रेशर डालती है, तो वही प्रेशर कौन बनाता है, ये गैसेस जो है पृथ्वी के भीतर वो बनाती है और कोशिश करती है बाहर निकलने की, ठीक है। द इंजेक्शन ऑफ न्यू बैच ऑफ मैग्मा, तो ये अभी हमने इस बारे में बात की कि जब दो चट्टाने, दो प्लेटें आपस में टकराई, टकराने के बाद एक नीचे की तरफ धंस गई, तो जो जो पार्ट धंस गया ये नीचे पिघल के गर्म होगा। अब क्योंकि यहाँ तो पहले से लावा भरा हुआ था, मोल्टन स्टेट में था, इसने और प्रेशर डाला नीचे आके, ये गर्मी से भी पिघलेगा, तो यहाँ पे और भयंकर प्रेशर बन जाएगा, जैसे प्रेशर बनेगा फूट के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये भी कारण होता है कई बार वोल्केनो के इरप्शन का, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बायोन्सी के बारे में मैंने आपको बता दिया अभी कि जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टाने हैं वो पिघलती हैं, ठीक है। तो मास तो उसका वही रह जाता है लेकिन वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है और वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, हल्की होती है अपने आसपास की चट्टानों से, और इसीलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जो लाइटर मैग्मा है वो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि बायोन्सी है, और अगर मैग्मा की डेंसिटी जहाँ से ये पैदा हुआ है, ठीक है, उससे कम है, तो वो जो उसकी ऊपर सतह वाली चट्टाने उनके ऊपर पहुंच जाएगा और धीरे धीरे सतह के ऊपर आके निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बायोन्सी ऑफ मैग्मा काम करता है। और एक्सोल्ड गैसेस जो बहुत सारी गैसेस हमने बताई, ठीक है ना, तो जो एंडोसिटिक लावा है, डायोटिक कंपोजिशन जिसके अंदर होता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो इसमें बताया गया है कि जब डिसोल्व हो जाती है गैस मैग्मा के अंदर, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस जीरो है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर एटमॉस्फेयर का तो पड़ नहीं रहा है, तो ये प्रेशर के साथ साथ ऊपर बढ़ेंगे अंदर के प्रेशर से, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल है कि एंडोसिटिक मैग्मा जो है जब पानी के साथ मिल जाता है, ठीक है, और ये पृथ्वी के 6 किलोमीटर के भीतर तक रहता है, तो इसका जो है 5% भार वो सिर्फ पानी इसमें मिला हुआ होता है, ठीक है। तो जब ये मैग्मा के अंदर पानी से मिलने के बाद क्या होता है, इसमें ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो जो भी ऊपर का एक्सेस वाटर है उसमें मिला, जो गर्म होने के बाद फिर भाप के रूप में, बबल के रूप में बन जाएगा, और जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आएगा ये सरफेस के पास आ जाएगा, और जैसे जैसे इसमें क्या कहते हैं मैग्मा एक्सोल होगा, तो इसका जो गैस है, जो कंड्यूट जहाँ से निकलनी है
क्या कहते हैं पदार्थ, वो बढ़ जाएगी, गैस बढ़ती जाएगी उसके अंदर, और वॉल्यूम जो बबल्स का है ये 75% के आसपास बढ़ जाएगा। कुकर में जैसे होता है वैसे ही कंसेप्ट समझ लो। और फिर ये क्या करेगा, जितना भी मटेरियल है, चाहे कुछ मोल्टन है, हाफ मोल्टन है, या जो सॉलिड पार्ट भी है, वो एकदम बड़ी तेजी से आवाज करते हुए तोड़ते फोड़ते बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा ही दिया कि जब न्यू बैच ऑफ मैग्मा जैसे होता है, न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वैसी क्लास के अंदर एकदम से भगदड़ मचा के नए स्टूडेंट आ जाए, तो जो अंदर पहले से सीट पे बैठे हुए थे उनके ऊपर तो प्रेशर पड़ जाएगा ना, क्लास के अंदर अब ज्यादा मात्रा हो जाएगी। अब क्लास में बैठने की सीट है सिर्फ 10 की, और बच्चे बाहर से भी और आ गए 5, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 15 हो गए। अब जगह तो अंदर बची नहीं है, तो अंदर आपस में फिर प्रेशर बनेगा, और वो कहीं कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे बाहर निकलो क्लास से, ठीक है, अंदर सफोकेशन हो रहा है। तो यही कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है वोल्केनो के अंदर। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि हम क्या बता सकते हैं कि वोल्केनो कब निकलने वाला है। तो ये जो है बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और भले ही आज के टाइम में अगर आप देखो तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, बहुत टेक्निकली वी आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, साउंड ऑल्सो, बट कुछ जीपीएस सैटेलाइट्स की इमेजरी से भी हम कई बार कोशिश तो करते हैं थोड़ा बहुत पता लगाने की। जैसे कहीं पे हल्की हल्की गैस बाहर आने लगी, तो हमने देखा कि कौन सी गैस बाहर निकल रही है, तो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, वो अलग अलग स्पेक्ट्रम के आधार पर पृथ्वी के ऊपर फोटो कैमरे से देखता है। ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि देखने की कि हाँ वहाँ की पृथ्वी का कलर बदल रहा है, या वहाँ पे गैस निकलनी शुरू हुई, कौन से रंग की गैसेस निकल रही हैं, तो उनसे हम कई बार पता लगा सकते हैं कि वोल्केनिक एरप्शन कब होने वाला है। लेकिन इसमें हम कोई बहुत ज्यादा सफल हुए नहीं। ठीक है, एक बार का फोरकास्टिंग हुई थी 1991 में, जब एक वोल्केनो आया था, तो वहाँ पर जो अमेरिका का वहाँ पर भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, तो 15 जून को वहाँ पर इरप्शन हुआ था। ठीक है, पिनाटाबू वोल्केनो है, फिलीपींस के अंदर पिनाटाबू वोल्केनो है, तो उसके बारे में इन्होंने बता दिया था, उसके बारे में इनको पता चल गया था, क्योंकि वहाँ पर पहले से भी काफी वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखा गया, और वहां से उसको पता लगा लिया कि वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है। फिर कई लोगों की, हजारों लोगों की जान बचा ली गई थी, उनको पहले ही बोल दिया आप हट जाओ अपनी जगह से। लेकिन हमेशा नहीं होता, बहुत कम जगहों पर होता है, क्योंकि कुछ ऐसे ज्वालामुखी भी हैं जो कई सालों में फटते हैं। अब कई सालों में फटना है, कौन हमेशा लगा के वहां बैठा रहेगा पता लगाने के लिए, तो कई बार ऐसा पता नहीं भी चल पाता, लेकिन कोशिश लगातार जारी है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडिक्शन को ठीक कर सकें। जैसे कि पहले हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारा वो ठीक नहीं बताता था, तो हम जब भी बोलते थे कि हमारा मौसम विभाग क्या करता है, जब भी मौसम विभाग कुछ बताता है तो वो गलत ही होता है। उसने बोला मौसम विभाग ने कि बारिश होगी तो बारिश होगी, गर्मी बोली तो सर्दी हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप देखो पिछले कुछ समय से, तो बड़ा ही एक्यूरेट हो गया है। अभी पीछे जो हमारे अक्टूबर की शुरुआत में जो कुछ बारिश हुई, और सितंबर के अंत में जो बारिश हुई थी लगातार, पहले से ही बता दिया गया कि बारिश होने वाली है, और किस तारीख से किस तारीख तक बारिश होगी वो भी बिल्कुल एक्यूरेट बताया था। मुझे याद है कि 25 सितंबर से पहले शायद एक हफ्ते के आसपास या 4-5 दिन बारिश का लिखा था, और हुई। 26 को धूप बोली, धूप निकल गई। 27 तारीख से लेकर 3-4 तारीख तक बिल्कुल धूप रही। फिर 5-6 से फिर से उन्होंने पहले लिखा हुआ था, सितंबर में लिखा हुआ था कि अक्टूबर में भी 5-6 तारीख के आसपास फिर बारिश शुरू हो जाएगी और अच्छी बारिश होगी, और वही हुआ, फिर दोबारा इतनी बारिश हुई। तो ये प्रिडिक्शन हो गया। तो ये अब क्या हुआ, रोबस्ट ड्यू टू रोबस्ट टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, ड्यू टू रोबस्ट जीपीएस सैटेलाइट, जीपीएस रोबोट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। अब और सैटेलाइट्स हम भेज रहे हैं, और उनके अंदर जो हमने टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर दी, एनहांस कर दी, तो कई बार प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये प्रिडिक्शन अभी भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है इन केस ऑफ वोल्केनिज्म। ठीक है, अब आता है ज्वालामुखी का निर्माण। ठीक है, तो वोल्केनिक फॉर्मेशन कैसे कैसे, तो अगर आप पृथ्वी पर देखेंगे तो पृथ्वी पर बहुत सारे वोल्केनो, हजारों वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी फटता रहता है। लेकिन जो ये ज्वालामुखी से जुड़ी जानकारी है, ये हमें पता कैसे चली, और हम इसको मैपिंग कैसे कर पाए, कि पता कैसे लगा पाए कि कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी बन रहा है, कहाँ कहाँ फट सकता है। तो जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का निर्माण हुआ, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैकेंजी और पार्कर, दो ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी थ्योरी जो पहले आ गई थी उनके आधार पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई थी। जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम आता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी
वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर थे एक साइंटिस्ट, ठीक है। तो 1915 में, कुछ लोग 1912 बोलते हैं, तो 1912 और 1915 में उन्होंने एक थ्योरी बनाई। उसमें बताया कि क्या क्या होता है, किस तरीके से अलग अलग जो पृथ्वी की प्लेट है वो पेंजिया से टूट के अलग हो गए, आज के आकार में आ गई, जहां पर आज है वहां पहुंच गई। उसकी थ्योरी को कई लोगों ने बुरा बताया कि नहीं नहीं, आपने जो कारण बताए हैं, जो आपने इसमें एविडेंस दिए हैं, वो ठीक नहीं है। तो उसके बाद फिर काफी साल तक टाइम ऐसे निकलता गया। तो 10 साल के 20 साल के आसपास बाद में 1940 के आसपास तो एक और साइंटिस्ट हुए, जियोलॉजिस्ट हुए, आर्थर होम्स करके। तो उन्होंने जब स्टडी करी तो पता लगाया कि हाँ, कुछ समैनी धाराएं होती हैं, तो उसकी वजह से होता है ये प्लेट्स का मूवमेंट जो पृथ्वी सतह पे हो रहा है। तो इनको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो उसकी वजह से पता चला कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी आ गई, समैनी धारा की थ्योरी निकाली उन्होंने। उनके बाद फिर उसके देखते देखते बाद में फिर एक आए हैरी हेस, और हैरी हेस ने फिर एक थ्योरी निकाली, उसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। हैरी हेस के बाद फिर जब हमारे पास कन्वेक्शन करंट थ्योरी आ गई, फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आ गई, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट हमारे पास था। इनके आधार पर फिर मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में एक और थ्योरी निकाली जिसका नाम रखा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और अगले साल 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने निकाली, और 1968 में आपके मॉर्गन मॉर्गन ने फिर इस थ्योरी को आउटलाइन किया, आधार दिया, रूप दिया, जो आज की रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें बताती थी कि वोल्केनिक इरप्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। जो अभी पीछे हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, एक और तरीके की बाउंड्री होती है जिसे हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। तो ये बाउंड्रीज कहाँ से बनी, कहाँ का मूवमेंट होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब चीजें हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ी। और उसके आधार पर हमने पता लगा लिया कि जहां भी दो प्लेटें टकरा रही हैं या दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, वहां वहां पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, वहां वहां ज्वालामुखी फटेगा, ठीक है। और ज्वालामुखी फटेगा, और फिर वहां पर ये भी पता लगा लिया कि इससे आधार पे हमें पता चल गया कि जहां पर टकराती हैं वहां का ज्वालामुखी खतरनाक होता है ज्यादा, विनाशकारी होता है ज्यादा। जहां पर दो अलग विपरीत दिशा में प्लेटें जाती हैं वहां पर थोड़ा सा हल्के प्रकार का, कम विनाशकारी, कम शोर शराबे वाला ज्वालामुखी फटता है। ये मैप आप अगर देख रहे हो तो मैप में जो ये लाल लाल आपको धाराएं लाइनें देखने को मिल रही होंगी, ये आपको ये देखने को मिल रहा होगा ये। तो ये सब क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी आगे मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आपको दिखाऊंगा, मैप को एक और मैप दिखाऊंगा। तो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है ये है क्या, इसको हम एक नाम दिया गया था, इसका नाम था रिंग ऑफ फायर, ठीक है। आग की अंगूठी, अंगूठी के आकार का गोल गोल, और पूरा आग की क्यों बोल दिया, क्योंकि ज्वालामुखी फटता आगे तो होती है उसके अंदर, तो आग की अंगूठी, रिंग ऑफ फायर इसका नाम दिया गया। ये पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, तो ठीक है। इसके आधार पे हमने ये भी पता लगा लिया था। तो अब हम ये दो तरीके की आपको बाउंड्री का उसमें अभी दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं। ये जो फोटो है, ये जो डायग्राम है, इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें आपके दो दिशा में, अलग अलग दिशा में प्लेटें जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये पहला स्टेज है, और फिर ये दूसरी स्टेज है। पहले क्या हुआ, ये देखो भूमि ज्यादा है, ये पूरा एरिया भूमि का है, ठीक है। यहाँ समुद्र छोटा सा है, और ये प्लेट बाउंड्री यहाँ से इधर की तरफ, यहाँ से इधर की तरफ मुड़ रही है। यहाँ पर धीरे धीरे ये प्लेटें, अंदर से ज्वालामुखी फटता रहा, बाहर आता रहा, समुद्र के तट पर आके ठंडा, समुद्र का पानी ऊपर था तो उसकी वजह ठंडा होता रहा, और जो प्लेट है वो अपनी अलग अलग दिशा में घूमती रही। तो वो जो यहाँ पे चट्टानें ठंडी होकर बनती थी वो आगे खिसक जाती हैं, और उसके बाद फिर नई चट्टान आ जाती हैं, फिर ये आगे बन जाती हैं, नई चट्टानें बन जाती हैं। इस प्रकार से क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेड होता है। नाम दिया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि समुद्र की जो तलहटी है जो है बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ से हट गया वहां से ज्वालामुखी नीचे से बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये हो गई जहाँ पर प्लेट बाउंड्री, जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है तो वहां पर क्या होता है, मेंटल नीचे से प्रेशर डाल रहा है,
समेनी धाराएं यहाँ से प्रेशर डाल रही हैं मैग्मा को बाहर आने के लिए। जब ऊपर से खिसक गई तो यहाँ हल्का हो गया और ये नीचे का जो प्रेशर था ये आराम से इसको तोड़ के बाहर आने में कामयाब हो गया और यहाँ लावा निकल गया। ठीक है। दूसरी तरीके में क्या हुआ, दूसरी तरीके के अंदर टकराव हो गया। तो अब ये वाला जो आप डायग्राम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें टकराव हो रहा है। इसमें इस तरफ से जो ये प्लेट थी इसके ऊपर ताकत लगी, ये ओशनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट, और इधर से जो ताकत लग रही है वो आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। तो जो महासागरीय प्लेट थी जब दोनों टकराई तो ये यहाँ से नीचे धस गई और ये जो प्लेट थी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर रहती। तो ये जो नीचे गई, नीचे जाके गर्मी मिलने लगी, इसको गर्मी मिली, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर सबडक्टिंग ओशनिक प्लेट। सबडक्टिंग का मतलब क्या होता है, धंसने वाली महासागरीय प्लेट। तो ये धंस गई नीचे और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा लावा जमा हुआ है, ये मैग्मा चैम्बर कहलाता है। और ये प्लेट जो गई ये भी पिघलने लगी और ये लावा बनके यहाँ से लावा फूटने लगा बाहर। ठीक है। तो इस देखो पूरा आपको देखने को मिल रहा है, सारा माउंटेन बने हुए हैं वोल्केनिक इरप्शन के लिए, यहाँ लावा निकल रहा है। तो ये जो लावा निकलता है ये बहुत तेजी से निकलता है। अब इसमें ये मैंने आपको बता ही दिया था, जो एक ओशनिक प्लेट है इसका घनत्व ज्यादा होता है, इसका घनत्व तो लगभग 3.0 से लेके 3.3 घनत्व होता है। जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, इसका घनत्व जो है 2.7 से लेके 3.0 तक होता है। तो ये हल्की होती है, ये भारी होती है और इसके नीचे धंसने की वजह से इसमें फिर वोल्केनिक इरप्शन होना शुरू हो जाता है। यहाँ धसी और यहाँ से ज्वालामुखी बाहर आया। ठीक है। तो इस तरीके से जब बहुत सारे दूरी पर, काफी लंबी दूरी पर कई सारे वोल्केनो बन जाते हैं और निकलने लगते हैं तो ये पूरा क्या कहलाता है, वोल्केनिक आर्क, ज्वालामुखी का एक आर्क कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा अर्थक्वेक रप्चर जोन है। अर्थक्वेक रप्चर जो यहाँ पर टकराव हुआ तो यहाँ पर भूकंप हुआ, यहीं पे भूकंप भी निकलेगा इसी बाउंड्री पे और यहाँ से टूट गई, पूरा रप्चर जोन है आपका, टूट गया। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। और एक तीसरी तरीके का वोल्केनो होता है। तीसरी तरीके का वोल्केनो कैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट थ्योरी के आधार पे निकला गया है। तो जे टूजो विल्सन थे एक 1963 में, उन्होंने हॉटस्पॉट थ्योरी दी। हॉटस्पॉट थ्योरी का मतलब था कि ऐसी जगह जहां पर ज्वालामुखी का हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है एक ऐसा स्पॉट जहां पर वो चीज ज्यादा हो रही है। जैसे अगर मैं दूसरा टर्म बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ कि क्राइम हॉटस्पॉट। तो क्राइम हॉटस्पॉट ऐसी जगह होगी जहां पर बहुत ज्यादा क्राइम होता होगा, वो क्राइम हॉटस्पॉट कहलाएगा। तो ऐसे ही जहां पर ज्यादा ज्वालामुखी फटता रहता है, एक पूरी लाइन में लगे हुए हैं, ज्वालामुखी फटा जा रहा है, काफी जगह दूरी है, तो वो ज्वालामुखी आर्क बन जाता है ना, वोल्केनिक आर्क बन जाता है और वहां पर हम उसको इस जगह को हॉटस्पॉट बोल देते हैं। तो ये कनाडा के जियोफिजिस्ट थे जे टूजो विल्सन, 1963 में इन्होंने थ्योरी दी थी जे टूजो विल्सन ने। तो उन्होंने बताया था कि कई ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्म गर्म तरीके के वोल्केनिक एरप्शन होते हैं और वहां पर आपको थर्मल प्लूम्स दिखने को मिलेंगी जो मेंटल के अंदर से बाहर आ रही है। ठीक है। गर्म जो है गैस, गर्म पानी, गर्म ज्वालामुख व लावा, ये सब निकलता है। ठीक है। तो इन जगहों पे क्या होता है, प्लूम्स ऑफ मोल्टन मैग्मा फोर्सेस इट्स वे थ्रू द क्रस्ट फ्रॉम वोल्केनोस ऑन द सरफेस, बाहर निकलकर सतह पे आता है। ठीक है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कई बार क्या होता है, they can move across hotspot over time and create a chain of volcano। अब मान लीजिए कि ये एक जगह थी, यहाँ पर एक ये पॉइंट था इस इतनी दूरी पे जहां पर वोल्केनो आता था, नीचे से निकलता था पृथ्वी के बाहर। ठीक है। अब ये प्लेट खिसक गई इस तरफ, इस दिशा में, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो इधर चला जाएगा। अब मैं इसको बना दूं ऐसे, तो ये प्लेट इधर खिसक गई आगे, ये आगे आ गई प्लेट, ये पोर्शन। तो ये जो पॉइंट था ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर जहाँ पहले निकलता था और आज नया पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा, ये नया पॉइंट होगा। यहाँ पर भी लावा निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी के भीतर से यहीं से निकल रहा था, ये इसको क्रैक कर देगा। तो इस तरीके से कई कई लाइन में फिर ऐसे लगातार ये आगे खिसक जाएगी, फिर आगे, फिर यहाँ पर एक लाइन में कई बार देखने को मिलेगा एक चैन बन जाती है
ये चेन ऑफ वोल्केनोज, कई सारे वोल्केनो एक साथ फिर कई जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो चेन ऑफ वोल्केनो, दिस चेन इज इन लाइन विद द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बीनीथ, जो उसके नीचे की जगह है, जो टेक्टोनिक प्लेट है, उसके घूमने की वजह से बन रही है। तो ये चेन बन गई और आप देख सकते हो कि ये ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और नया वोल्केनो की जगह बनती जा रही है। तो ये जो है नई पूरी एक चेन बना देगा। तो ये जो आपको फोटो दिखाया हुआ है इसमें देखिए ध्यान से, तो ये अर्थ के ऊपर ये हवाई आइलैंड्स हैं, ये पूरी देखो आपको चेन देखने को मिल रही है, ये पूरा ये हवाईयन चेन कहलाती है। हवाई आइलैंड्स में बहुत सारे भूकंप आते हैं। ये आपको पैसिफिक प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है, ठीक है। और अमेरिका इस पे कब्जा रखता है हवाई आइलैंड्स पे। और ये आपको फोटो में ऊपर देखने को मिल रहा है, ये देखो हॉटस्पॉट दिखाया हुआ है पूरा ये, ठीक है। और यहाँ लाइन से कई सारे ज्वालामुखी समय समय में फट जाते हैं, कई सारे ज्वालामुखी हैं, ठीक है। और ये इनकी इंटेंसिटी भी दिखाई हुई है, कितने परसेंटेज कहाँ कहाँ पे कितना निकल रहा है। ये पृथ्वी के भीतर यहाँ पर पूरा ये ज्वालामुखी बना हुआ है, ये वेंट है और उस वेंट से भी ज्वालामुखी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ हवाईयन आइलैंड्स हैव फॉर्म्ड इन ए चेन और आइलैंड आर्क। और जब पृथ्वी पर समुद्र के ऊपर आते हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में तो ऊपर आके ठंडे जब हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये कुछ कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह बन जाते हैं, ठीक है। तो हवाई द्वीप समूह जो है वो इसी के कारण बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी उसके आसपास की प्लेट बाउंड्री है लगभग 3200 किलोमीटर दूर है, इससे जो बड़ी लैंड एरिया है वो 32 किलोमीटर दूर है, बीच समुद्र में है, आपको देखने को मिलते हैं सेंट्रल पैसिफिक, मध्य प्रशांत महासागर में, ठीक है। और यहाँ पर ही मिलते हैं। तो काफी इसके कुछ आइलैंड ऐसे हैं जो बहुत पुराने हो गए, कुछ है नए। तो इससे भी पता चलता है कि हर समय नहीं निकले, अलग अलग समय पे अलग अलग ज्वालामुखी फटते रहे। तो अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के, हमने ये प्रकरण देख लिए, अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के घटक क्या क्या हैं, ठीक है। क्या क्या ज्वालामुखी क्या घटक है, किस किस से बना हुआ है, ये आप डायग्राम देखिए। तो जो पृथ्वी के भीतर से जहां पर लावा निकलने के लिए तैयार हो जाता है, निकलता है, कुछ इकट्ठा हो जाता है, वहां पर लावा का एक चैम्बर बन जाता है, इसे हम बोलते हैं मैग्मा चैम्बर, ठीक है। मैग्मा का चैम्बर, चैम्बर के बारे में तो सुना होगा। कई बार आप अगर कहीं कोर्ट में जाएं तो कोर्ट में बोलेंगे आपको कि वकील के चैम्बर में चले जाओ। तो वकील का चैम्बर क्या है, वकील के चैम्बर है जो जगह है जहाँ पर वकील बैठता है और उसके कई बार कई उसके असिस्टेंट भी बैठते हैं, और वहां पर उसका सारा काम धाम होता है। और वहीं से फिर सारे वकील बाहर निकलते हैं और वहीं से सारे लड़ने के लिए वो बाहर आते हैं। तो वो मैग्मा चैम्बर, इसी तरीके से मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे लावा में भर जाता है और ये जो है फिर बाहर निकलने के लिए एक इसको पाइप नुमा आकार का एक जगह खाली में बना लेता है ये, और ये कहलाता है वेंट, ठीक है। इस वेंट से फिर तेजी से वोल्केनो इरप्शन बाहर आएगा और ये ऊपर बाहर निकल जाएगा। जब शुरू में निकलेगा तो इसमें पहले कई बार गैसेस निकलनी शुरू होंगी, वाटर वेपर भाप निकलनी शुरू होगी, और फिर वो भाप, वो गैस, जो अलग अलग प्रकार की गैसेस होती हैं वो बाहर आती हैं, और वो ऊपर फिर एक गैस के कई बार बादल भी बना देती हैं। कुछ वोल्केनो के इरप्शन ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़े, बहुत भयंकर तरीके से निकले हैं, और उन्होंने ऊपर गैस का एक पूरा एक पहाड़, एक बादल रूप में बना लिया है, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं निकलते, जब लावा बहुत तेजी से निकलेगा तो लावा भी निकलेगा, गैस भी निकलती है, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है, उसको बोलते हैं कि जो चट्टानों के टुकड़े हैं, क्योंकि जब ये यहाँ से निकली तो ये आसपास से तेजी से इसको तोड़ते हुए निकलती है, और यहाँ का जो क्षेत्र है इसको फोड़ देती है, तोड़ देती है। तो इनके जो चट्टानों के टुकड़े हैं, कुछ गर्मी की वजह से पिघल गए तो ठीक, नहीं पिघले तो उनको बोल देते हैं सेम मोल्टन, सेमी मोल्टन एंड रॉक्स स्ट्रक्चर्स। तो कुछ पिघले, आधे पिघले हुए, कुछ पूरी पूरी चट्टानें टूट के बाहर निकलती हैं, और जब बहुत तेजी से बाहर निकली तो उनका नाम पड़ जाता है वोल्केनिक बॉम्ब, ठीक है। बॉम्ब की तरह भयंकर आवाज करते हुए बाहर निकलेंगे। और कुछ इसमें से जो ऐश है वो जो हल्की हो जाती है वो आपके नीचे की तरफ गिर जाती है काफी समय बाद, नहीं तो शुरू में इट्स कीप्स ऑन सस्पेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट्स ह्यूज क्लाउड्स आल्सो, ठीक है। जो मुहाना है इसका, जहाँ बना हुआ है, जब एक लावा निकलता है तो जगह जो बनती है ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की दिखती है, कटोरी की तरह, ये क्रेटर कहलाती है, ठीक है। और जब ज्वालामुखी फट जाता है, फटने के बाद ज्वालामुखी के वहां जगह खाली हो जाती है, तो ये इस आकार का बन जाता है, ठीक है। ये माउंटेन पूरा बना हुआ है।
फिर क्या होगा, ठंडा हो गया, ज्वालामुखी सारा निकल गया, खत्म हो गया सब, ठंडा गर्मी सारी बाहर हो गई। फिर यहाँ पर बारिश होगी और इसमें पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो ये कैसी बन जाएगी, झील की तरह बन जाएगी। तो यही क्या कहलाती है फिर बाद में, इसे बोलते हैं क्रेटर लेक। ठीक है, तो ये क्रेटर लेक कहलाती है। ठीक है, एक क्रेटर लेक हमारे इंडिया में भी है। कोई बताएगा कौन सी लेक है क्रेटर लेक हमारे इंडिया में? महाराष्ट्र के अंदर भी है ना, नाम सुना है? लोनार लेक है एक। ठीक है, ये लोनार जो है ये क्रेटर लेक ही है। ठीक है, कभी वहां ज्वालामुखी फटा था और काफी गहराई में लोनार लेक बन गई है। तो लावा निकला। कई बार क्या होता है कि प्रेशर इतना पड़ रहा है, चट्टाने एक कुछ और रास्ता भी दे देती हैं दरार पड़ने की वजह से, तो कई बार फिर कुछ छोटे छोटे और वेंट भी बाहर आ जाते हैं, जिनसे भी लावा बाहर निकलने लगता है। तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी वेंट। ठीक है, वो प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी कहलाएंगे। ये एक डायग्राम है, थोड़ा सा और डिटेल में आपको दिया हुआ है। ये देखो, आपको देखने को मिले लावा डोम बन गए, इकट्ठे हो गए यहाँ पे भारी होके बड़े बड़े। ठीक है, ये लावा इस तरीके से देखो, इस रंग का जो फैल के बह रहा है, दूर तक जा रहा है। जो इसमें चट्टाने बाहर निकली, पानी बाहर निकला, गैस बाहर निकली, उन आसपास की जमीन के मिक्स हो गया उसके अंदर। कई बार ये पानी जो है बन के मिट्टी के साथ साथ लहर के रूप में बहता है। ठीक है, जैसे हम मड और डेब्रिस फ्लो इंग्लिश में बोलते हैं, लहर भी बोल देते हैं। लहर हिंदी में भी सब हिंदी के शब्द है लहर। ठीक है, और कई बार टूटे बहुत सारी मात्रा में निकली, नीचे की जो चट्टाने थी, चट्टाने पहले से हल्की थी, उनके साथ मिक्स होकर गिरने लगी, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया। तो उसको डेब्रिस अवलांचे बोल देते हैं, लैंडस्लाइड बोल देते हैं। ठीक है ना, और ये आपको गैस बाहर निकलती दिख रही है, इरप्शन क्राउड देखने को मिल रहा है, ऐश मिलेगी, इसको टेफ्रा भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जब बादल कई बार आकाश में काफी दूर तक ऊंचाई तक रह गए, तो फिर क्या होगा, तब ये जो बारिश होगी तो वो गैसें पानी के साथ मिल जाएंगी और यहाँ पर वो आपकी एसिड रेन पैदा करेंगी, तो एसिड रेन हो जाएगा। और जब बादल काफी ऊंचाई तक जाते हैं, तो अगर हवा इस दिशा में है तो इधर ही पूरे फैल जाएंगे। देखो जो इस तरीके से बनाया हुआ है, ये इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर हवा का जो दिशा है वो इस दिशा में चल रही है। कुछ यहाँ से भी निकलती जाएंगी, लावा नीचे फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ज्वालामुखी के साथ इसके घटक है, सारे इसके कंपोनेंट है, पूरा इन सब के साथ लावा बाहर आते हैं। अब हम देखेंगे लावा के घटक, देख लिया हमने। ठीक है, ये मुख्य घटक है ज्वालामुखी के। और इसके बाद अब देखेंगे लावा के प्रकार। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि लावा के प्रकार कई हैं, तो अलग अलग प्रकार के लावा को हम देखना शुरू करेंगे, कौन कौन से प्रकार के लावा है। तो पहले जो सबसे पहला प्रकार है एंडेसिटिक। तो नाम इसका याद रखिएगा आप, एंडेसिटिक लावा, या इसको एसिडिक लावा ही बोलते हैं। एसिड इसमें ज्यादा होता है, एसिडिक क्वालिटी ज्यादा होती है। इसका नाम कंपोजिट या स्ट्रेटोवोल्केनो भी बोलते हैं। ये सारे नाम इसी के हैं। और ये लावा जो है, ये बड़ा ध्यान रखने की चीज है कि ये लावा कहाँ निकलता है। ये जो लावा है ये बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे है कि आपको पता होना चाहिए, मैं आगे जब आगे और भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बार बार इस नाम का जिक्र करूंगा कि एंडेसेटिक क्या है या एसिडिक लावा क्या है। ठीक है, तो जो एंडेसेटिक लावा या एसिडिक लावा होता है वह बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो मतलब कि वो ज्यादा गर्मी पे पिघलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो रंग होता है वो हल्का होता है, इसका घनत्व कम होता है और इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो सिलिका वाला लावा एंडेसिटिक लावा कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्योंकि ये गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि जब ये इसमें से बाहर निकलेगा, गाढ़ा है तो बड़े प्रेशर से निकलेगा, ताकत से निकलेगा, और जब निकलेगा तो बहुत तोड़ फोड़ करके निकलेगा और बहुत ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि फट के तेजी से निकला ना बाहर बहुत प्रेशर से, जैसे कि कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो बड़ी सी और ऐसे पूरा हिलाओ उसको और एकदम अचानक से ढक्कन खोलो, तो ऐसे बिल्कुल ऊंचे ऊंचाई तक जाएगा वो, है ना। तो वो क्या होगा कि एकदम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर क्योंकि गाढ़ा लावा है।
रॉक स्टरकेस बहुत सारी चट्टानों को लेते तोड़ते बाहर निकलता है। तो ये काफी धीमे निकलेगा क्योंकि गाढ़ा है, और सेल्डम ट्रेवल फॉर, तो ऊंचाई ज्यादा जाएगा और दूर तक कम फैलेगा। ठीक है, दूर तक ज्यादा नहीं जाएगा, ठंडा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और ऊंचाई तक ज्यादा जाएगा। तो ये भी याद रखना है इसका कि एंडेसिटिक टाइप का लावा जो है वो ऊंचाई ज्यादा होती है उसकी, और दूरी कम होता करता है। तो उसकी वजह से जो वोल्केनिक कौन बनते हैं वो स्ट्रेटिफाइड बन जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक लावा निकला, यहाँ ठंडा हो गया, तो फिर दोबारा से जब प्रेशर बनेगा निकलने के लिए हुई, तो कई बार इसका इस वाली लाइन की जगह हो गया हो सकता है वो दूसरी जगह से निकलना शुरू हो जाए, ये यहाँ से ये बना ले लाइन, ये बैंड बना ले, एक पेंट यहाँ बन जाएगा इसका, और एक पेंट ये बना ही हुआ है। तो ऐसे क्या हुआ, इस तरीके के वोल्केनो को हम बोलते हैं जिसके कई वेंट होते हैं, कई जगह से लावा निकल जाता है, उसका नाम, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड लावा हो गया, मतलब कि उसका नाम हो गया स्ट्रेटोवोल्केनो। तो जब हम यहाँ पर ऊपर देखते हैं तो इसका नाम इसीलिए स्ट्रेटोवोल्केनो कहते हैं। कंपोजिट का मतलब ये कंपोजिट है, जिसमें कई प्रकार के वेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी चीज, क्योंकि ये ऊंचाई तक निकलता है, ठंडा होकर वहीं जम जाता है ज्यादा, तो जब भी लावा बाहर आएगा ठंडा होकर जमेगा, उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। ऊंचाई बढ़ जाएगी तो जो ढाल है वो ढाल कैसी होगी, बहुत ढाल तीव्र होगी इसकी यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए इसको ये जो लावा मिलता है देखने को, ये हमें स्टीप साइडेड मिलता है। इसका जो ढाल है वह काफी तीव्र होता है। और रैपिड सोलिडिफाइंग ऑफ लावा, क्योंकि ज्यादा गाढ़ा है, आराम से निकल रहा है, वो धीमे धीमे निकल रहा है, बहुत ज्यादा तेज से बाहर निकल के नहीं गिर जाता नीचे साइड में, क्योंकि गाढ़ा है। उसका जो वेंट है वो उसको रोकता है कई बार। ठीक है, वेंट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ आउटपोरिंग लावा, जब रोकता है इसको, तो रोकने की वजह से क्या होगा, फिर तेज से गरजते हुए बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये एक वोल्केनिक बॉम्ब के रूप में, पायरोक्लास्ट के रूप में बाहर निकलता है। एक मिनट। ओके, सो नेक्स्ट जो लावा है वो कैसा, ये आपको फोटो दिखाई हुई है, ये देखिए, ये एंडेसिटिक लावा की फोटो है। ठीक है, यहाँ पर एक कई देखो पार्ट जो इसके जम गए हैं, कुछ अभी बह रहा है, धीरे धीरे बह रहे हैं यहाँ पर। और ये इसका फोटो दिखाया हुआ है कि किस तरीके से बहुत तेजी से ये बाहर निकल रहा है। और इसमें जब ये बाहर आ रहा है तो इसके साथ ये वोल्केनिक बम, चट्टानों के टुकड़े बड़े बड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े, ये बाहर आ रहे हैं, तो ये वोल्केनिक बम के रूप में निकल के बाहर गिरते हैं। इसके साथ इसके जो बनाता है ये ऐश क्लाउड बनाता है। ठीक है, ऐश क्लाउड भी जो है ये इम्पोर्टेंट है किसके प्रकार ज्वालामुखी के साथ, एंडेसिटिक ज्वालामुखी के साथ। ठीक है, और कुछ जो इसके दूसरे आपको वेंट देखने को मिल रहे हैं, ये इस तरीके से छोटे छोटे, तो ये सेकेंडरी कोन कहलाते हैं, टर्शरी कोन, सेकेंडरी कोन, जो अलग अलग इसमें निकले। ठीक है, तो ये पूरा आपका स्टैटिक वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, एसिडिक वोल्केनो, एंडेसिटिक वोल्केनो का फोटो है, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो इसमें कई बार क्या होता है, जब ये बहुत से बाहर निकला और निकलने के बाद सारा लावा बाहर चला गया, निकल गया, ठंडा हो गया, तो कुछ जो है उसी के ऊपर निकल के ठंडा हो गया। धीरे धीरे कई बार इसके आसपास की परतों का अपरदन भी हो जाता है। तो यहाँ पर इतना सा जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये लावा जो है पूरा जो सूख गया, ठंडा हो गया, ये पे पूरे इसके क्रेटर के मुहाने पे बन जाता है। तो ये जैसे सपोज कीजिए क्रेटर है वोल्केनो का, तो यहाँ पे वोल्केनो आया, एरप्शन हुआ। हेलो जी, हाँ,
तो यहाँ से जब लावा बाहर निकला और ठंडा हो गया, तो ये कुछ लावा यहीं पे जम गया, ये जो लावा यहाँ पर जम गया, ठंडा होने गया, तो ये क्या कहलाएगा, इस तरीके का जमा ठंडा लावा, ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का प्लग हो गया, सॉकेट की तरह जैसे होता है ना, प्लग लगता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लावा प्लग। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि लावा प्लग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि लावा प्लग किस प्रकार के लैंडफॉर्म है, या उसका कौन से प्रकार के लैंडफॉर्म से जुड़ा हुआ है, ये वोल्केनिक ओरिजिन का है या वोल्केनिक ओरिजिन का नहीं है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये लावा प्लग क्या होता है, और ये लावा प्लग किस तरीके के ज्वालामुखी के इरप्शंस की वजह से हो रहा है। तो एक तो ये एंडेसिटिक लावा है, लावा प्लग कहाँ बनेगा, जहां पर आपका एंडेसिटिक लावा निकलेगा, ठीक है। एंडेसिटिक लावा, एसिडिक लावा, स्ट्रेटोवोल्केनोस, ये सब कहाँ पर किस प्रकार के लैंडफॉर्म पे पास में देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, ये आपको याद रखना है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसका दूसरा नाम भी होता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, यहाँ पर आपको लावा देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा हो गया बेसाल्टिक, बेसिक और शील्ड लावा, ठीक है। तो बेसाल्टिक, बेसिक और शील्ड लावा जो होते हैं वह सबसे गर्म लावा होते हैं, इनका तापमान 1000 डिग्री के आसपास होता है, और क्योंकि बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से बिल्कुल पिघला हुआ होता है, पिघला होने की वजह से तरल अवस्था में हो जाता है, और ये जब बाहर आता है तो बहुत आराम से निकलता है। सीधी सी बात है, मैंने पहले उदाहरण दिया था, जहाँ पर बहुत जगह खाली होगी तो वहां पर पतला होगा अगर लावा, आराम से निकल जाएगा। तो इसीलिए इसके जो डेफिनेशन है वो हाईली फ्लूइड, बहुत आराम से निकलता है, ठीक है। जहां पर प्लेट बाउंड्री दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, वहां पर जगह बन जाएगी और अंदर से बाहर से आराम से लावा निकलेगा। तो ये जो लावा होता है वो कैसा होता है, वह गाढ़े रंग का होता है, क्योंकि इसमें बेसाल्टिक लावा होता है। इसके अंदर आपको आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा देखने को मिलेगा, इसमें सिलिका कम देखने को मिलेगा। जो हमने एंडेसिटिक लावा देखा था उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा थी और आयरन और मैग्नीशियम नहीं था, कम था। इसमें आयरन मैग्नीशियम ज्यादा होगा, सिलिका की मात्रा कम होगी। वह हल्के कलर का था, ये गाढ़े कलर का होगा, और ये आराम से निकलेगा, वो बहुत ज्यादा गरज के साथ, तेजी के साथ, तोड़फोड़ के साथ निकलता था, ये एक्सप्लोजिव ज्यादा नहीं होता। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा तरल अवस्था में है तो बहुत तेजी से बहता है, जब बाहर निकलेगा तो 10 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से, 10 to 30 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर बहता है, लगभग लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से भागेगा, बहेगा, ठीक है। तो काफी दूरी तक बह जाता है, जब यहाँ से निकला लावा तो ये बहता हुआ काफी दूर तक चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लावा बहेगा, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाएगा, दूरी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसीलिए जब बहेगा तो ये, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पे भी नहीं बहेगा, तो इसका जो यहाँ पर स्लोप होगा, जो ढाल होगी, वो कैसी होगी, वो ढाल आपकी हल्की होगी, आरामदायक होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लावा निकलता है ये आपका कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री पे निकलता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका उदाहरण है एक, तो बेसाल्टिक लावा जो है वो हवाईयन वोल्केनो में भी काफी आपको देखने को मिलेगा। अभी हवाईयन वोल्केनो को पीछे मैंने आपको फोटो दिखाया था, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे ये बेसाल्टिक लावा आपको देखने को मिलता है। इसका देखो काफी डार्क रंग का है, ठीक है, बहुत पतला है और बहते भी जाएगा तेजी से, ये सब आपको इसकी बातें कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। इसमें एक और टर्म हम कई बार यूज कर चुके हैं, मैग्मा चैम्बर। तो मैग्मा चैम्बर की मैंने आपको बारे में बताया था कि ये क्या होता है, जो पिघली हुई चट्टाने और उनका एक लार्ज पूल इकट्ठा हो गया
जब वो अर्थ की जो सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, उसके भीतर जमा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो मैग्मा का पूरे चैम्बर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये चैम्बर जो बना हुआ है, इतना पार्ट, ये जो है क्या है, ये किससे थोड़ा सा हल्का है, किससे थोड़ा हल्का है, क्योंकि पिघल के पतला हो गया है। तो ये जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों से ये हल्का होगा, और इन चट्टानों से जब ये हल्का होगा तो इसके ऊपर तैरने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑफ बायंसी काम करेगी इसके अंदर, और ये ऊपर बाहर निकलने की कोशिश करता है बायंसी की वजह से। ठीक है, तो ये बाइंड फोर्स की वजह से बाहर ऊपर की तरफ बहेगा, और जहां भी इसको फिर ऊपर जगह मिली, क्योंकि ज्यादातर इस तरीके का वोल्केनो जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बह रहा है, तो वहां पर आराम से लावा बाहर निकल के बहेगा, स्लोप पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है मैग्मा चैम्बर कहलाता है। और पृथ्वी की जो बाहरी कोर है, आउटर कोर जो है, वो एक तरीके से आप उसको कह सकते हो कि वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मैग्मा चैम्बर है, क्योंकि आउटर कोर काफी बड़ी है ना, और वो तरल अवस्था में मिलती है देखने को आउटर कोर। तो वो मैग्मा चैम्बर ही है एक तरीके से पूरी किसके लिए, सोलर सिस्टम के लिए हमारे। ठीक है, और उसमें आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, उसमें आपको पिघला हुआ आयरन देखने को मिलता है, मैग्नीशियम भी देखने को मिलता है, और वो पूरी पृथ्वी का 30% मास पृथ्वी के कोर में देखने को मिलता है, ये आउटर कोर है। ठीक है, अब क्योंकि स्मोक क्रिस्टलाइजेशन था आउटर कोर में, तो उसमें जो क्रिस्टल्स बने हुए थे वो तो बह के दब भारी होके वो आंतरिक कोर में रह गए। ठीक है, ठीक है सर। और बाकी जो थे वो तरल अवस्था में जो है वो ऊपर है, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से पृथ्वी के अंदर हमें मैग्मा चैम्बर कहाँ मिलेगा, आउटर कोर में देखने को मिलता है, लेकिन ये सरफेस पे जब ऊपर आके इस तरीके से जम जाता है तो ये मैग्मा चैम्बर कहलाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है वोल्केनिज्म, या वोल्केनो के ज्वालामुखी के फटने की प्रक्रियाएं, जो ज्वालामुखी फटता है उसके बारे में बात है। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं एक्टिविटी, वोल्केनिज्म या वोल्केनिक एक्टिविटी जो है उसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सेलेटिव, दूसरा हो गया इफ्यूजिव, तीसरा हो गया एक्सप्लोजिव, चौथा हो गया सुबेक्वेसियस। तो ये 4 प्रकार के लावा बाहर आते हैं। लावा जब फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो इसमें 4 प्रकार से ही फटता है, 4 प्रकार की चीजें इसमें देखने को आपको मिल जाती हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक हो गया सांस छोड़ना नहीं होगा ये, ठीक है, इफ्यूजिव है ये वाला, तो ये वाष्प की तरह धुआं और वाष्प इसमें ज्यादा निकलेगा। दूसरा वाले में लावा बहेगा, इसमें काफी ज्यादा विस्फोटक पदार्थ निकलेंगे। और ये हो गया सुबह मतलब उपजलीय, जब पृथ्वी के भीतर कई जगहों पे धीमे धीमे आराम से ज्वालामुखी बाहर निकलता है, तो सुबह गैसेस के रूप में निकलता है। एक एक करके देखते हैं। तो पहला हो गया एक्सेलेटिव। एक्सेलेटिव का मतलब क्या होगा, जो भाप धुआं उनके आधार पे निकलता है। तो इसमें फ्यूमारोल्स और सोल्फटारास, फ्यूमारोल्स और सोल्फटारा इसमें से निकलते हैं। ठीक है, ये गैस में ज्यादा निकलेंगे, गैस का इससे मटेरियल बाहर आएगा, इसमें आपको बहुत वाष्प दिखेगा, धुआं दिखेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें से बाहर आएगा, अमोनियम क्लोराइड बाहर आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस, ये सारी भाप बन के सब ये जो ज्वालामुखी से बाहर निकलती है, ऐसे ज्वालामुखी को हम एक्सेलेटिव ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, और जो इस प्रकार का पदार्थ निकलता है जिन ज्वालामुखी से, वह एक्सेलेटिव कहलाता है। ठीक है, वाष्पित वाला जो ज्वालामुखी होगी। तो दूसरा इसमें अगर देखें तो कई जगहों पे आपको इस तरीके के हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अभी पता नहीं गए या नहीं गए, मणिकरण जाइए, तो भारत के अंदर मणिकरण एक जगह का नाम है, नाम सुना होगा आपने, मणिकरण, इसको मणिकरण बोलते हैं। ये आपको मनाली में मिलेगा, तो कभी मनाली जाए तो मणिकरण जरूर जाए। तो वहां पर क्या है कि वहां पर एक तो गुरुद्वारा बना दिया है, और वहां पर एक मंदिर भी है। तो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में एक, क्योंकि गुरुद्वारों में हमेशा आपको कुंड देखने को मिलता है, तो वहां पर भी एक कुंड है, और वो कुंड जो है गर्म पानी का कुंड है। ठीक है, और जो उसके पास है, मंदिर में भी, वहां पर भी पानी गर्म इस तरीके से बाहर आता है। तो वो जो पानी है गर्म होता है काफी, तो कई उसमें एक कुंड टाइप बना दिया है, एक होदी टाइप बना दिया है, और उसमें पानी भरा रहता है गर्म वाला, और नीचे से जमीन के अंदर से आ रहा है, और कुछ लोग फिर वहां से चावल खरीदते हैं, उसको पोटली में बांधते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं,
तो वो चावल पक जाते हैं थोड़ी देर के अंदर, फिर उसको प्रसाद के रूप में लोग लेते भी हैं। ठीक है, तो वो सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं पृथ्वी के भीतर की जो गर्मी है भाई लावा के रूप में तो बाहर नहीं आ पा रही, लेकिन गर्मी बाहर आ रही है। ठीक है, तो जहां पर इस तरह की गर्मी बाहर आ रही है वहां पर इस प्रकार के हमें हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। कई जगहों पे ऐसे पानी की धाराएं बाहर आती रहती हैं, गर्म पानी की धारा, जबकि पहाड़ है, बर्फ वाला पहाड़, ठंडक भी है काफी, वहां सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है, लेकिन वहां पर गर्म पानी निकल रहा है, पृथ्वी के भीतर से गर्म पानी निकल रहा है। तो वो हॉट स्प्रिंग इसी वजह से निकलते हैं क्योंकि पृथ्वी की गर्मी जो है वो वहां से ज्वालामुखी के रूप में तो नहीं फट पा रही है, लेकिन वहां पे गर्मी इस तरह की बाहर आ रही है। तो हॉट स्प्रिंग, गीजर, ठीक है, फ्यूमारोल्स, सोटारास, ये सारी चीजें आपको ऐसे इफ्यूजिव टाइप ऑफ ज्वालामुखी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जहां पर भी आपको इस तरीके का देखने को मिलता है उससे आप क्या समझ जाते हैं कि ऐसा ज्वालामुखी खत्म होने की कगार पर है, एक्सटिंक्शन होने वाला है उसका, खत्म होने वाला है वो। मतलब कहते हैं ना कई बार कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो इसका ये हाल है कि ये गरज हैं, अब थोड़े थोड़े से इनके बचे हैं और बरसने वाले नहीं है, ज्वालामुखी का लावा इसमें से नहीं निकलने वाला। लास्ट में थोड़ा वो जो बचा हुआ मटेरियल अंदर गर्मी बची है वो बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ज्वालामुखी हो गए, किस तरीके के ज्वालामुखी हो गए? एक्सेलेटिव। इस तरीके की ज्वालामुखी के साथ जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वो बनते हैं, एक तो सिस्टर सिंटर माउंट बनते हैं कि धीरे धीरे बाहर निकलता गया, हल्का हल्का गैस पदार्थ बाहर निकल के छोटा सा उसने ऐसा ये माउंट बना दिया। ठीक है, इसको सेंटर माउंट बोलते हैं। तो सेंटर माउंट अगर आ जाए, सेंटर माउंट लैंडफॉर्म कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? वोल्केनिक इरप्शन से जुड़ा हुआ है। किस तरीके के वोल्केनिक इरप्शन से? ऐसा वोल्केनो जो कि एक्सटिंक्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, और जहां पर गैसें निकल रही हैं, एक्सेलेटिव टाइप ऑफ इरप्शन के अंदर निकलेगा, जहाँ पे एक्सेलेटिव होते हैं। ठीक है, तो कई कई जगहों पे छोटे छोटे इस तरीके के आपको ये दिखने को धुआं निकलता हुआ गिरे हुए पड़े हैं, कुछ मिनरल्स यहाँ पर ऊपर की तरफ बस गए। कई जगह पे क्या है कि सिर्फ गैस निकली और थोड़ा पानी भाप निकल रही है, तो उसके आसपास की जो मिट्टी है, जमीन है, उसमें पानी से मिल गया और वो इस तरीके की छोटे छोटे आकार बना देता है। इनको हम बोल देते हैं मड वोल्केनो। ठीक, तो ये ज्वालामुखी के साथ जुड़े हुए नहीं। ठीक है, ये क्या हो गए? ये मड वोल्केनो बन गए कुछ अंदर की गर्मी की वजह से, लेकिन ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, सिर्फ उसकी गर्मी की भाप निकल रही है, वो निकल रही है। ठीक है, एक और आता है उस, अब सेकंड टाइप जो है उसे बोलते हैं इफ्यूजिव। इसी इफ्यूजिव वाले में लावा बाहर निकलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो लावा बाहर निकलेगा, कौन सा लावा बाहर निकलेगा? वो बेसाल्टिक लावा बाहर निकलेगा, एंडेसिटिक वाला नहीं निकलेगा इफ्यूजिव में, क्योंकि बेसाल्टिक लावा पतला होता है, गाढ़ा होता है, सॉरी पतला होता है, डार्क कलर का होता है ना, ये हमने देखा था पीछे, महीन होता है, तरल अवस्था में होता है, आराम से बाहर आता है, बाहर आने के बाद फैलता बहुत तेजी से, 50 किलोमीटर की रफ्तार से भी कई बार बाहर निकल के बहता है। तो ऐसा जो लावा निकलेगा वो दूर तक जाएगा और दूर तक जाके पूरी मैदान को भर लेगा। ठीक है, तो जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, जो हमारे भारत में देखने, मध्य भारत में आप डेक्कन ट्रैप देखते होंगे, दक्षिण का पठार जो है वो भी जो डेक्कन प्लेटू जो है वो जो बना है वो कहीं ना कहीं कई हजार साल पहले पूरा काफी दूरी तक जो है लावा ये बाहर निकला और फैल गया। इसीलिए उस क्षेत्र में आप देखें, कभी आप देखें झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, उड़ीसा की साइड कुछ जाएं, और साउथ में भी कई जगहों पे आपको देखते हैं खनिज बहुत देखने को मिलते हैं। आपको ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते खनिज, है ना, हमको लोहा निकालना हो, कोयला निकालना हो, वहाँ नहीं मिलेगा, तो वहाँ मिलेगा। तो ये क्यों इस तरीके से हो रहा है? क्योंकि वहां पर ये लावा इरप्शन काफी साल पहले हुआ था, तो पृथ्वी के भीतर के जो खनिज थे वह पृथ्वी की सतह के पास आ गए और वो बन के वहां पर उन्होंने चट्टानों के आकार से मिट्टी को बना दिया है, तो वो डक्कन ट्रैप बन गए। ठीक है, और कहीं कहीं पे कुछ कुछ थोड़ी ऊंचाई तक भी बन के रह गए, काफी अपर्दन हो गए, कई हजार साल हो गए, तो फाइन ग्रेन्ड प्लेटू भी मिल जाते हैं आपको देखने को। ठीक है ना, कभी आप देखें हमारे पूरे ईस्टर्न घाट जो है, पूर्वी घाट है, उसमें काफी कटे फटे छोटी छोटी ऐसी पहाड़ियां देखने को पूरी मिलती हैं। ठीक है, कुछ आपको ऐसी चट्टाने मुंबई के पास ही मिलेंगी, आपने देखा होगा कुछ छोटी मोटी हिल्स हैं जैसे लोनावला वगैरह है, तो उसके आसपास की कुछ प्लेटू ऐसे छोटे छोटे देखने को मिलते हैं जहाँ पे कॉलमनर स्ट्रक्चर कई बार जम जाते हैं, छोटे छोटे कॉलम, ये जो फिगर देखने को मिल रहा है इस तरीके के। तो ये इफ्यूजिव टाइप ऑफ लावा जहाँ पर होता है वहां देखने को मिलता है। और फिर आता है एक्सप्लोजिव टाइप। एक्सप्लोजिव क्या होता है? जो बहुत धुआंधार निकलेगा, बहुत विनाशकारी होगा, बहुत तेजी से फटेगा और उसमें से मटेरियल भी बहुत सारा निकलता है। तो ऐसा लावा, इस तरीके का लावा कहाँ निकलेगा? कौन सा होगा? एंडेसिटिक होगा, जो गाढ़ा होगा, जो जब बाउंड्री आपस में टकराती हैं तो उनकी वजह से जब वो एक बाउंड्री नीचे चली गई,
पिघल गई और लावा बना और लावा फूटा बाहर, तो एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ लावा होता है। इसमें काफी वायलेंट इजेक्शन होगा, हिंसक रूप से बाहर निकलता है लावा, और कई सारे टुकड़े चट्टानों की बाहर निकलते हैं, तो सॉलिड मटेरियल बाहर आता है इसके अंदर से। ठीक है, तो इसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल निकलते हैं उनको हम बोल देते हैं कई बार पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट। ठीक है, ये पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट क्या क्या होगा, एक तो टेफ्रा निकलेगा इसके अंदर से, जो जितने भी टुकड़े टूट के बाहर आए वो टेफ्रा कहलाएगा। जो आपकी राख निकली बाहर, पतली पतली रेत के आकार की जो टुकड़े बाहर आएंगे बहुत महीन, वो ऐश कहलाएगी। ठीक है, एक कहलाती है लैपिली। लैपिली क्या होता है, कंकड़ पत्थर मारते हैं ना, काफी पत्थरों के तो आजकल न्यूज में भी आता है तो पत्थर मारने वाले, तो उस तरीके के पत्थर वो आपको वो भी निकल रहे हैं बाहर। तो वो जब बाहर निकलेंगे तो कुछ कई तो पिघले हुए निकलते हैं, पिघल गए मोटे मोटे गिरते ही पिघल के फैल जाएंगे। कुछ होते हैं भारी, थोड़े से पिघले थोड़े से अभी ठोस है, वो बाहर निकल के गिरते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो आसपास की चट्टानों को क्रेटर को तोड़ के बाहर निकले, वो वैसे ही फट के बाहर ऊपर की तरफ आ गए, वो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो बोल्डर साइज के बड़े बड़े निकल रहे हैं। और कुछ होते हैं बॉम्ब, लावा भी कुछ गाढ़ा है, एकदम से जगह नहीं मिली, फिर मोटा सा एक लावा बाहर निकल गिरा, फिर और टुकड़े उसके बाहर गिरे, तो लावा के जो लंप होते हैं वो जब बाहर आते हैं तो बॉम्ब के रूप में आते हैं। और होती है टफ। टफ क्या होगी, जो धूल मट्टी इसमें से निकल रही, राख निकल रही, जलने की वजह से राख बन गई कुछ की, वो टफ कहलाती है। तो ये टेफ्रा, ऐश, लैपिली, ब्लॉक्स, बॉम्ब्स, टफ, ये बहुत सारे मटेरियल हैं जिन्हें हम पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट बोलते हैं, जो वोल्केनो की वजह से बाहर आते हैं। ठीक है, तो इनको हमें याद होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या क्या है ये। ठीक है, तो जो आपका लैपिली है, ठीक है, जो छोटे चट्टाने हैं, ठीक है, जो टेफ्रा हो गया, और आपका गैस ऐश होगी, ऐश और लैपिली ये थोड़े हल्के होते हैं, महीन होते हैं थोड़े, तो जब बाहर निकले तो कई बारी हवा में ऊपर तैरते रहते हैं, काफी दूर तक तैर जाते हैं, ऊपर काफी समय तक रह जाते हैं, तो कई कई किलोमीटर तक दूर तक ऊंचाई तक ये चले जाते हैं। ठीक है, और जो मोटे मोटे हो गए, ब्लॉक हो गया आपके, वोल्केनिक बॉम्ब हो गए, इस तरीके की जो चीजें होंगी ये भारी है तो ये निकले और नहीं आसपास गिर जाएंगे टूट के, जो बच जाती है। ठीक है, तो ये जो लावा होता है, इस प्रकार का लावा जिसमें से वॉयलेंट इजेक्शन निकल रहा है, जिसमें सॉलिड मटेरियल निकल रहा है, वो एक्सप्लोजिव टाइप कहलाता है। और एक होता है सुबैक्यूअस वोल्केनिज्म। सुबैक्यूअस का मतलब क्या हो गया, ऐसा वोल्केनो का निकलना जो कि पृथ्वी के भीतर निकलता है, तो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये पृथ्वी के भीतर निकलेगा, इसकी गतिविधि ये होगी सतह के नीचे होती है, और जब लावा पानी के संपर्क में आता है तो तकिए के ढेर की जैसी संरचना का निर्माण करने के लिए ये समेकित हो जाता है, ठोस हो जाता है, पानी के बाहर आया, ऊपर पानी है, उसमें ठंडा होने लगा, ठंडा होकर चिपचिपे उसमें आधार बह गया। तो जो ऐसे ज्वालामुखी जो कम गहराई पर फूटते हैं और बहुत चिपचिपे होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के तकिए की तरह रूप में रोल हो गए, फूल फूल के ऐसे यहीं पे जम जाएंगे। और काफी क्योंकि ठंडा तुरंत हो गया तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है इसका फटाफट हो गया, तो जो उसके ठंडा होने की वजह से क्या होगा, कांच के आकार के इसके कण देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो इसमें मटेरियल निकलता है वो हाइलोक्लास्टाइट निकलता है। ठीक है, और ये ऐसे हाइलोक्लास्टाइट जो है आइसलैंड में आपको, आइसलैंड के आसपास में काफी देखने को मिलते हैं। इन्हें सुबोक्वेस ज्वालामुखी बोलते हैं, वोल्केनिज्म। ठीक है, सुबोक्वेस, तो हाइलोक्लास्टाइट मटेरियल वो काफी ज्यादा आपको इसमें देखने को मिलेगा। और फिर इसके बाद आ जाता है, और जो आपके वोल्केनो को दो प्रकार हो गए, वो कौन कौन से हो गए, एक इरप्शन, किस तरीके का उसमें से ज्वालामुखी फटता है, और एक हो गया कितने समय में वो ज्वालामुखी फट रहा है। तो इरप्शन के टाइप पे हमने 6 भागों में इसको विभाजित किया हुआ है, आइसलैंडिक है, हवाइयन है, स्ट्रोम्बोलियन है, वुल्केनियन है, टीरियन है, प्लीनियन है। पीरियडिसिटी के आधार पे कितने कितने समय पे निकल रहा है, तो एक्टिव है, डोरमेंट है, एक्सटिंक्ट है, 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम ये सारे प्रकार पढ़ेंगे। तो ये पूरी फोटो है, डायग्राम है, इसमें आपको ये सारी प्रकार के ज्वालामुखी दिखाए गए हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। ये पहला आप देखिए, ये आइसलैंडिक वाला है, तो इसमें आपको कहीं ऐसी पहाड़ जैसी आकृति नहीं दिखेगी, इसमें पूरा सपाट मैदान है, और सपाट मैदान के अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटी छोटी जगह से लावा बाहर निकलता जा रहा है। तो जो आइसलैंड के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है,
तो यहाँ देखो लावा निकला और ऐसे बह के तरल अवस्था में पूरा होके बह गए। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे जो चट्टान क्या कहते हैं, जहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, दरारें हैं, उन दरारों से बाहर आके बह रहा है। ठीक है, ये हवाईयन हो गया। ये थोड़ा सा रूप लेता है, हल्का पठारी रूप लेके क्रेटर से निकलेगा। स्ट्रोम्बोलियन है, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा तेजी से निकलता है। ठीक है, वोल्केनियन और तेजी से निकलेगा। फिर आता है पीलियन और फिर आता है प्लीनियन, जो सबसे ज्यादा विनाशकारी। पीलियन, पिलीनियन और पीलियन, ये दोनों काफी ज्यादा विनाशकारी होते हैं, भयंकर होते हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। तो ये आइसलैंडिक हो गया। आइसलैंडिक का मतलब क्या हो गया कि आइसलैंड की जो प्रकार की विशेषता होती है वो पिघले हुए बेसाल्टिक लावा के प्रभाव होती है, जो लंबे होते हैं और समानांतर बहते चले जाते हैं दूर तक। इस तरीके के जो लावा निकलते हैं वो पठारों का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर डक्कन ट्रैप और साइबेरियन ट्रैप, ये हमारा जो है आइसलैंड के प्रकार होते हैं। ठीक है, दूसरे हो गए हवाईयन इरप्शन। हवाईयन के अंदर क्या होगा, हवाई आइलैंड के पास जो हमने देखा था पीछे, वो निकलते हैं। इस तरीके का जो इरप्शन होता है, ठीक है, ये हवाईयन वोल्केनो के नाम पे दे दिया है इसको इरप्शन को। ये भी बड़े शांत प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें इफ्यूजिव इरप्शन होता है। इफ्यूजिव आपने पढ़ा था पीछे भी, इफ्यूजिव के अंदर काफी गैस वगैरह, भाप वगैरह निकलती है। ठीक है, और जो इसमें से लावा आता है वो बेसाल्टिक आता है। ठीक है, तो क्रेटर से लावा लेक बन जाती है, बह के बहते लावा काफी निकल जाएगा, बह जाएगा। ये देखो बहुत थोड़ी सी दूरी पे, इस फोटो को देखें डायग्राम को, तो थोड़ी सी दूरी पे ऊपर लावा निकला और ये नदी की तरह यहाँ से पानी, देखो नदी के आकार का पानी बह रहा है इसमें, इस तरीके से लावा बहते जा रहा है। तो लावा की नदियां बहती हैं इस पर, इसमें से। ठीक है ना, इसमें गैसियस कंटेंट कम देखने को मिलेगा और लावा पतला होकर बाहर बह जाता है। तो लावा की रिवर्स इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के जो धीरे धीरे लावा के बाहर निकलते निकलते बहता हुआ फैलता हुआ चला जाता है। एक बार निकला, फिर दूसरी बार आया तो फिर उसके ऊपर दूसरी परत बना दी, तीसरी बार तीसरी परत बना दी। तो इस तरीके से शील्ड बना देता है। शील्ड वोल्केनो कहलाता है। हवाईयन जो इरप्शन है वो क्या कहलाएगा, शील्ड वोल्केनो कहलाएगा। ये इस तरीके की देख रहे हो आप। तो एक लेयर थी, दूसरी लेयर थी, तीसरी लेयर बन गई ना, चारों तरफ बहा के इसने लेयर बनाती है इस तरीके से। तो ये शील्ड कहलाती है। तो शील्ड टाइप ऑफ लावा निकलेगा हवाईयन इरप्शन में से। और ये इरप्शन जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस ये एक है, यहीं से एक निकल रहा है, एक पेंट बना हुआ है, किसी सारा लावा निकल रहा है। और भी जगह से दरार बनी होती है, ऐसे बना हुआ है पूरा, कई जगह से लावा निकलेगा। तो इसका जो इरप्शन है निकलने का, वो मेन समिट का एक सेंट्रलाइज नहीं है। ठीक है, इसमें और भी वेंट होती है। समिट के आसपास में कई और वेंट भी होंगी, और कई जगह दरारों से बाहर निकल के बीच में आ जाता है। ठीक है, तीसरा होता है स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन जो है वो कैसा है, तो वो माउंट स्ट्रोम्बोली के नाम पे पड़ा था। लिपेरी आइलैंड में, इटली के अंदर एक स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है। तो उस जो जैसा वो फटता था, उसी के आधार पे उसको नाम दे दिया कि स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन, क्योंकि कई बार फटता रहता है लगातार। इसका जो समय है, बड़ा एक्टिव वोल्केनो है और ये बहता रहता है, फटता रहता है, तो इसीलिए इसका नाम स्ट्रोम्बोली वोल्केनो दे दिया है। और इसीलिए क्योंकि हमेशा इसमें से लावा गैस बाहर आती रहती है, तो इसका नाम दे दिया गया लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। तो कभी प्रश्न बन जाए कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन क्या है, लाइट ऑफ हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन वोल्केनो से जुड़ा हुआ है। कौन से वोल्केनो से जुड़ा हुआ है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो से जुड़ा हुआ है। इसमें स्ट्रोम्बोलियन टाइप का इरप्शन होता है। इसमें हमेशा जो है कई बड़े बड़े गैस के बबल बनते रहते हैं मैग्मा के अंदर, और वो फिर बाहर निकल के आते रहते हैं। जब ये ऊपर बाहर आ जाते हैं तब क्या होता है, ये बड़ी तेज आवाज करते हैं। ठीक है, और फिर मैग्मा को बाहर निकालते हैं। बड़ा बाहर निकला और फटा, तो छोटे छोटे बबल्स, बड़े बड़े बबल्स जो निकल के फट, उसमें से ट्रैप गैस हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है एपिसोडिक विस्फोट के होते हैं। फटा, फिर कुछ टाइम रुका, फिर कुछ फटा, फिर कुछ टाइम रुका। तो विस्फोट जैसा फवारा हमेशा यहाँ पर निकलता रहता है स्ट्रोम्बोली टाइप के वोल्केनो के अंदर। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी है कहाँ पर, कोई बताना चाहेगा किस जगह पे मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है? सर अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। वेरी गुड, नॉर्थ अफ्रीका और
यूरोप के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो ये अगर यूरोपियन आइलैंड है, ये यूरोप है, ठीक है, और यहाँ पर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा फिर ये, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो सी है, ये क्या कहलाता है, मेडिटेरेनियन सी, ये है भूमध्य सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर के पास ही यहाँ पर आपको इटली का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और इटली के आस पास में जो है ये आपको ज्वालामुखी फटता है। अब ये यहाँ पर क्योंकि ये आपका जो ज्वालामुखी है, ये पूरी लाइन ज्वालामुखी की यहाँ से पूरी ऐसे गई हुई है, मेडिटेरेनियन सी से अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन सी से होती हुई पूरी आगे निकली हुई है, हिमालय की तरफ निकल जाती है, हिमालय से होती हुई फिर आगे आपका प्रशांत महासागर तक जाती है। तो ये पूरी लाइन यहाँ पर इस पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ठीक है। इसके कुछ ऐसे स्ट्रोम्बोली टाइप के जो वोल्केनिक इरप्शन हुए थे पहले, तो काफी हुए थे। एक हुआ था कराकाटाओ में, तो कराकाटाओ प्लीनियन टाइप का, जो अभी आगे पढ़ेंगे, 1883 में हुआ था, बहुत भयंकर इसका एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। तो ये आपका कराकाटाओ में हुआ, आपके पैसिफिक ओशन के पास, स्ट्रोम्बोली के पास, सॉरी, मेडिटेरेनियन ओशन के पास, और पर्थ ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई पड़ा था इसके बाद, इतने भयंकर फटा था, 3000 माइल्स तक इसकी आवाज आई थी। इसमें 36,000 आदमी मर गए थे, और क्योंकि इसके बाद सुनामी भी आ गई थी और उसकी वजह से काफी लोग मरे थे। और इस टाइम पे कराकटाव जो है, आपको कई सारे आइलैंड बने हुए हैं, सुंडा स्ट्रेट, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन में, वहां आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के इरप्शन कई बारी देखने को मिलेंगे, हो जाते हैं। एक और सुनामी आई थी सुंडा स्ट्रेट 2018 में, तो वहां पर भी दिसंबर 2018 में अनक कराकाटाओ के अंदर इरप्शन हुआ, और उसके बाद जो उसका एक टुकड़ा था साउथ वेस्ट सेक्टर, जैसे कि ये वोल्केनो है, तो उसका साउथ वेस्ट सेक्टर जो है, ये पूरा टूट के फट के गिर गया था निकल के। तो इसके अलावा इसकी जो पूरी समिट थी, ये टूट के फट के गिर गई थी। तो भयंकर लावा निकला, तेजी से अर्थक्वेक आया, और फिर सुनामी आ गई, और 400 आदमी मर गए, ठीक है। इंडोनेशिया ने पास सुनामी वार्निंग सिस्टम भी था, सुनामी कोस्ट जो होती है अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। तो लेकिन वोल्केनिक सुनामी का किसी को नहीं पता था, तो वहां पर कोई वार्निंग नहीं हो पाई थी उस समय पे। ऐसे ही चौथा इसमें फिर आ जाता है, जिसे हम बोल देते हैं आपका वुल्केनिक एरप्शन। वुल्केनिक एरप्शन स्ट्रोम्बोली से थोड़ा सा और डार्क, मतलब गाढ़ा होता है, और इसके अंदर गैस निकलेगी, वोल्केनिक ऐश भी निकलती है, जो ज्वालामुखी के साथ राख होती है वो भी निकलेगी, काफी काली डार्क कलर की होती है, और ये काफी बड़े बड़े बादल बना रहे हैं, और बादल बनाने के बाद इसमें से काफी लावा जो निकलेगा वो काफी गाढ़ा लावा निकलेगा। तो ये एंडेसेटिक टाइप का लावा निकलेगा, और गैस जो गाढ़ा लावा ऊपर बढ़ जाता है, कई बार नीचे गैस बाहर नहीं निकल पाती, तो उसको तेज से गैस के अंदर से जब बाहर नहीं निकल पाती, प्रेशर बनाएगी, प्रेशर बना के फाड़ के बाहर निकलती है। तो इसीलिए जो इसका जो इरप्शन होता है वो एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शन होता है वोल्केनिक के अंदर, ठीक है। और ये स्ट्रोम्बोलियन से ज्यादा तेज निकले, और कई बार 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक का इसमें इरप्शन होता है, ऊंचे ऊंचे बादल कई बना लेगा, 5 से 10 किलोमीटर जमीन की ऊंचाई से ऊपर तक ये बन जाता है, ठीक है। और जो इसमें पिघला हुआ जो लावा निकलेगा वो भी बड़ी तेजी से फटते हुए बाहर आता है, और जैसे कि फूल गोभी होती है इस प्रकार का आकार लेते हुए इसके बादल बन जाते हैं। इसमें से टेफ्रा, बॉम, ब्लॉक्स, लेपिली, ये सब एरिया इसमें से बाहर निकल के आसपास के क्षेत्रों में गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। फिर एक बार फट गया, फिर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर कई सालों तक, कई दशकों तक इसमें कुछ भी नहीं होगा, कई बार तो कुछ शताब्दियों तक इसमें कुछ नहीं होगा, फिर फटेगा, फिर इकट्ठा होकर जब फटेगा फिर बहुत तेज से फटेगा। तो इस तरीके के इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन कहलाते हैं। और फिर आता है प्लीनियन इरप्शन। प्लीनियन और प्लीनियन में अंतर है। प्लीनियन होता है सबसे ज्यादा खतरनाक, उससे पहले होता है पीलियन। तो पीलियन भी वैसे ही है, एक्सप्लोसिव आउटबर्स्ट होगा, इसमें से बहुत सारे पायरोक्लास्टिक फ्लो होंगे इसके अंदर, इसमें सारे मटेरियल्स निकलेंगे, गाढ़ा मिक्सचर ऑफ हॉट वोल्केनिक फ्रेगमेंट निकलते हैं, गरम गरम जो उसमें से सारे टूटे हुए पदार्थ, चट्टाने वो निकलेंगी, ठीक है ना। और कई सारी जहरीली गैस भी इसमें से बाहर आती है। और ये माउंट पीली कैरिबियन आइलैंड के अंदर मिलता है हमें देखने को। 1902 में इस प्रकार का एक इरप्शन हुआ था, तो इसमें काफी भारी मात्रा में गैस, डस्ट, राख, लावा के टुकड़े और बहुत सारे बाहर निकले। और इसका जो सिंडर कोन था, जो ये वेंट है, और यहाँ से इस तरीके के लावा का जो बना हुआ होता है, ये पूरा उखड़ के टूट के गिर गया था, इतना भयंकर बाहर निकला था, ठीक है। तो काफी तेजी से बाहर की तरफ निकला और बहा, ठीक है। और इसमें आसपास के क्षेत्रों में भी विनाश भी करता है इस प्रकार का लावा। इसके आप देखेंगे तो
वोल्केनो जो है काफी फेमस हो गया था इसी वजह से, क्योंकि जब कैरिबियन आइलैंड के अंदर माउंट पीली फटा था, तो माउंट पीली के नाम पे ही पीलियन वोल्केनिक एरप्शन का नाम दे दिया गया था। 1902 में था, 30,000 लोग मर गए थे। ठीक है, और इसमें काफी जो पायरोप्लास्टिक फ्लो हुआ, लावा बाहर निकला, गैस बाहर आई, तो बॉम्ब निकले, टेफ आपका लेपली निकली है ना, इस तरह की चीजें निकल के वहां पे एक शहर था सेंट पीरे, सेंट पूरे को पूरा शहर तबाह कर दिया था, मार दिए थे लोगों को। तो उसको आप पढ़िएगा, देखिएगा, इसके बारे में यूट्यूब पे दिखाएगा, कुछ कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, माउंट पीली का एरप्शन कैसे हुआ था और क्या क्या हुआ था। फिर आता लास्ट वाला प्लीनियन बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक होता है। इसको माउंट विसुवियस के आधार पर बना हुआ है। रोमन टाउन है एक पॉम्पी, वो पूरा दब गया था, खत्म हो गया था, तबाह हो गया था जब ये माउंट विसुवियस फटा था। ये आपका बहुत पुराना है, देखिए 79 AD में फटा था ये, है ना। तो विसुवस, इसका विसुवियन नाम दिया गया है, माउंट विसुवस से विसुवियन टाइप का नाम दे दिया, तो उसको आप प्लीनियन इरप्शन भी बोल सकते हैं और विसुवियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीनियन इरप्शन जो हुआ था, इसमें काफी ज्यादा जो वोलेटाइल फटने वाली गैसेस हैं वो सारी मिक्स हो गई थी मैग्मा के अंदर, और फिर धीरे धीरे जो उसका जो मैग्मा बाहर निकलता है उसमें से बाहर आया पाइपलाइन स्ट्रक्चर से, नैरो पतला उसका बाहर निकलने का रास्ता था। तो जब उसमें से गैसेस जो उसमें फंस गई तो निकली, तो इतनी भयंकर निकली कि बहुत ऊंचाई तक, देखो साइक्लोन की तरह ये देखने को आपको लग रहा है, एकदम फटा तेजी से ऊपर की तरफ बिल्कुल गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले जाने के बाद फटती है बाहर। तो इसका लगभग ऐसे जो ज्वालामुखी फटते हैं 2 से 45 किलोमीटर तक ऊंचाई तक हो जाते हैं। मतलब समझ लो आप, स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना, हम जब अर्थ के अलग अलग लेयर्स पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयरें कौन कौन सी है, तो हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। यहाँ पर ओजोनोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, एग्नोस्फेयर हो गया, फिर आइजोस्फेयर हो जाता है, थर्मोस्फेयर हो जाता है। तो ये यहाँ से निकल के यहाँ तक पूरा स्ट्रेटोस्फेयर तक, यहाँ पूरे बादल बना दिए थे उसने खतरनाक वाले, और इतनी हाई ऊंचाई तक बादल बन गए, कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक इसके बादल बन गए थे। पूरी में गैस फैल गई, पूरे में राख फैल गई, और वहां पर फिर पूरा क्लाउड बन गया, अंधेरा हो गया, काफी समय तक अंधेरा रहा। काफी इसने जब अंधेरा रहेगा पूरा बादल आ जाएगा तो सूरज की किरणें नीचे नहीं आती हैं, पूरा ठंड तापमान कम कर दिया इसने उस काफी बड़े रीजन के अंदर, और इस तरीके का ये लावा का इरप्शन हुआ था। तो ये माउंट विसुवियस है कहाँ पर, ये जो है आपके बे ऑफ नेपल्स है, इटली, तो वहां पर ही फटा था। जो हमने पहले एक और देखा था लावा, ठीक है, तो वो भी आपको इटली के पास देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन ओशन के पास। तो प्लीनियन टाइप इसका तब से नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये आज तक का सबसे खतरनाक लावा बोला जाता है। ठीक है, तो कई जगहों पे आप देखेंगे कि प्लीनियन और पिलियन को कई बार हम नाम देते हैं प्लीनियन ही, इनका अल्टरनेटिव नाम कई बार यूज हो जाता है एक दूसरे की जगह पे, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसमें बताते हैं कि इतना वोल्केनिक था कि जो वर्ड था, क्योंकि वहां पर आसपास में 3 लाख लोग जो थे वो उससे अफेक्ट हो गए थे विशुवियस के इरप्शन के बाद। ठीक है, ऐसे एक ज्वालामुखी था, उसका नाम था माउंट सेंट हेलेंस। तो ये कैस्केड वोल्केनिक आर्क के पास है सेंट हेलेंस के अंदर। 1980 में प्लीनियन टाइप का इरप्शन इसमें हुआ था, ऐसी बहुत ही भयंकर। ठीक है, और जब ये हुआ था तो क्योंकि लोग थोड़े आसपास नहीं थे, इसकी वजह से 50 ही लोग मरे, लेकिन बड़ा हाई इंटेंसिटी का था ये। एक और हुआ था माउंट टम्बोरा। तो माउंट टम्बोरा ये इंडोनेशिया के जो सुंडा आइलैंड्स हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये पूरा मलेशिया, सिंगापुर, फिर ये इंडोनेशिया जो है, इसके पास ये आइलैंड है, यहाँ पे फटा था ये। तो इसकी इंटेंसिटी जो वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स होता है, ज्वालामुखी का फटने का जो एक इंडेक्स बनाया गया है 1815 में, बड़ा ही पावरफुल था, 7 इंटेंसिटी का आया था ये। ठीक है, तो इसका भी बताते हैं कि इसने पूरे संसार के तापमान को कम कर दिया था, ग्लोबल टेम्परेचर कम हो गया था। तो 1816 में जो आपका ये यूरोपियन रीजन थे, और जो अमेरिकन है, काफी क्षेत्र थे जिस तरीके के, वहां पर पूरा एक साल जो था बिना गर्मी के आया, गर्मी हुई नहीं, वो पूरा छा गया, ऊपर बादल छा गए, सूरज की किरणें नीचे तक नहीं पहुंची, तापमान नहीं बढ़ा, ठंडक हो गई, तो पूरा गर्मी नहीं आई पूरे एक साल। और इसकी वजह से फिर काफी, जब आपका सूरज की किरणें नहीं दिखेंगी तो क्या होगा, तब आपका पैदा होगा, है ना, फसलें खराब हो जाएंगी, और ताप पूरा क्लाइमेट बदल जाएगा।
तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, जब अनाज नहीं होगा तो फिर आप भूखे लोग मरेंगे। तो 71,000 आदमी मर गए थे यूरोप और अमेरिका के अंदर इस ज्वालामुखी के फटने की वजह से। 1815 में फटा था ये होता है वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स। ठीक है, तो इसका जो है आप देखेंगे कि 0 से शुरू होता है और 8 तक होता है। ठीक है, तो ये माउंट टम्बोरा वाला जो मैंने आपको बताया अभी, टम्बोरा 1815 में हुआ था, ये 7 इंटेंसिटी का था और इससे ज्यादा आज तक हमारे आंखों के सामने कोई नहीं है। बाकी लॉन्ग वैली काल्डेरा, येलोस्टोन काल्डेरा 6 लाख साल पहले हुए तो हमने देखा नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है टम्बोरा लेटेस्ट जो है। ठीक है, ये काफी खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो जियोलॉजिकल सर्वे है यूएसजीएस, उसने बनाया है वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स। इसके आधार पे हम देखते हैं कि कितना एक्सप्लोजिव वाला ज्वालामुखी फटा है, इसके आधार पे चलता है। तो उसमें देखते हैं टेफ्रा का वॉल्यूम क्या है, कितना टेफ्रा बाहर आ रहा है निकल के उसके आधार पर। तो ये लगभग 100 से लेके 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है जब टेफ्रा, तो वो 7 नंबर का वोल्केनिसिटी कहलाता है। ठीक है, एक होती है लहर। ठीक है, तो लहर क्या होती है, ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, इसमें मड फ्लो होगा, जो आसपास की मिट्टी गैस वगैरह मटेरियल जो है वो पानी के साथ बह के एकदम तेजी से नदी के बहाव की तरह बाहर निकल के बहते हैं। तो ये काफी जो है लहर कहलाती है। अब कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी नहीं, इसकी जगह ये फैला और ये मोटी गर्म मिट्टी के साथ पानी के साथ बह के निकला, तो काफी लोगों को ये काफी सेटलमेंट में घुस जाएगा, क्योंकि तरल अवस्था में थोड़ा हर जगह बढ़ जाएगा, काफी नुकसान पैदा कर देता है इस तरीके का की लहर कहलाता है। तो माउंट पिनाटुबू जो है, माउंट पिनाटुबू के अंदर भी इस तरीके के इरप्शन आपको देखने को मिला था पहले जब ये इरप्शन हुआ था। ये सब एग्जांपल्स हैं और ये आपका डायग्राम्स है, एक बार फिर इन्हें देखें इनकी डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद। तो ये जो लावा दिख रहा है पहले वाला, ये आपका आइसलैंडिक लावा है, जिसके अंदर हमने देखा कि कई तरीके से कई जगह से निकलता है, कई बार इसमें वोल्केनिक कोन नहीं होता है। ठीक है, और बहुत सारा बाहर आसपास निकल रहा है। दूसरा हमने देखा हवाईयन टाइप का है, इसमें शील्ड वोल्केनो बनता है, शील्ड बनती है। ये आप देखिए कैसे इस तरीके से आसपास के इसमें बह गया है, कई लहर इसमें, कई इसमें परतें बना दी हैं और लावा बह के दूर तक चला गया है। ठीक है, फिर तीसरा हमने इसके अंदर पढ़ा आपका स्ट्रोम्बोलियन पढ़ा, तो ये स्ट्रोम्बोलियन है। ठीक है, इसमें से इस तरीके से सारा वोल्केनिक इरप्शन बाहर आ रहा है, थोड़ा सा ये डेंजरस होता है। उससे ज्यादा डेंजरस फिर हमने देखा वोल्केनियन होता है। वोल्केनियन काफी हाइट तक जाता है, काफी बड़े क्लाउड बनाता है, इसमें बॉम्ब्स भी निकलते हैं। और फिर होता है पिलियन टाइप का, तो पिलियन टाइप के अंदर काफी हाइट तक जा रहा है, पायरोक्लास्टिक फ्लो आसपास तक रहेगा, बहुत दूरी तक नहीं जाएगा, कोन काफी बड़ा बन जाएगा, कई बार क्रेटर को भी तोड़ देता है। और सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक जो देखने को मिलता है वो प्लीनियन टाइप होता है, जो कि एकदम रॉकेट की तरह, देखिए जेट विमान ऊपर गया ऊपर पूरा बहुत बड़ा एक कलीफ्लावर की तरह उससे बड़ा पूरा बादल बनाया है, कई सालों तक फिर कई बार ऊपर ही रह जाता है, एसिड रेन पैदा करता है, टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर को डाउन कर देता है। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप हम फिर देखेंगे वो होते हैं पीरियोडिसिटी के ऊपर होते हैं, कितने समय बाद कोई भी वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है, कितने कितने समय उसमें लगता है। तो इसमें 3 प्रकार के हमने देखे थे, एक्टिव देखा था, एक्सटेंट भी देखा था, डोरमेंट जिसे बोलते हैं, और एक ऐसा होता है जो एक्सटेंट हो जाता है, जो बिल्कुल समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो एक एक करके देखते हैं। एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो है वो वोल्केनो हो गया जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर लगातार वहां से वोल्केनो के अंदर से लावा आ रहा है, गैस आ रही है, राख आ रही है, चट्टानों के टुकड़े निकल के बाहर गिर रहे हैं। तो इस प्रकार के आज हम देखें तो लगभग 1500 वोल्केनो पूरे संसार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो हम लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, तो वो स्ट्रम्बोली है, माउंट एटना भी वहां पर देखने को मिलता है। ये ऐसे उदाहरण है जो हमेशा जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए ये वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो कहलाते हैं। ठीक है, और जो आपका ऐसे वोल्केनिक एक्टिविटी एक तो यहाँ पर देखने को मिलती है, दूसरी आपको देखने को मिलेगी मिड ओशनिक रिजेस के पास। मिड ओशनिक रिज क्या हो गया, समुद्र के बीच में जो मिड ओशनिक रिज, ओशन की रिज बन जाती है, पहाड़ी नुमा आकार बन जाते हैं समुद्र के बीच में, वहां पर भी आपको एक्टिव वोल्केनो हमेशा वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, क्योंकि जो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो तो अलग अलग दिशाओं में जाती रहेगी और वहां से लावा बाहर हमेशा आता रहेगा। ठीक है, और ये इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो जहाँ पर आपको एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात की थी मैंने, तो उस रिंग ऑफ फायर के आसपास लगभग 400 वोल्केनो हैं और हमेशा फटते रहते हैं।
कुछ वोल्केनो ईस्ट अफ्रीका के अंदर हैं, कुछ आपके भूमध्य सागर के बीच में देखने को मिलते हैं, अटलांटिक समुद्र के बीच में देखने को मिलते हैं। हमारे भारत के अंदर एक ही जगह पे होता है, बैरन आइलैंड, जिसका नाम है अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड है। वहां पर भी ज्वालामुखी समय समय फटता है। अभी पीछे 1-2 साल पहले ही पीछे फटा था, और कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में नहीं फटता, लेकिन वहां फटता रहता है। ठीक है। इथियोपिया के अंदर भी एर्टाक एला है, ग्वाटेमाला में फीगो के नाम से है, अंटार्कटिका में भी हर्ड आइलैंड और मैकडोनाल्ड आइलैंड है, उनके नाम पर है, और किलियायुआ है हवाई के अंदर, लकाकिगा आइसलैंड में, ला पाल्मा कैनरी आइलैंड्स में, लोहीही हवाई में है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में, इटली के अंदर माउंट एटना खतरनाक है ये, निस्रोएर्स ग्रीस के अंदर, स्विफ्ट हिल्स में कैरिबियन आइलैंड के अंदर भी देखने को मिलता है, स्ट्रम्बोली लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन इटली में वहां देखने को मिलता है, टीडी स्पेन में, वेसुवियस भी इटली में। तो इटली में आप देखिए काफी आइलैंड हैं, काफी जो ज्वालामुखी हैं जो काफी एक्टिव है और लगातार फटते रहते हैं। हवाई में, इटली में और आइसलैंड में आपको हमेशा यहाँ पर ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो उस प्रकार के वोल्केनो होते हैं कि जो कभी फटे थे, कभी बहुत भयंकर तरीके से फटे थे, और अब दोबारा क्या हो रहा है कि वहां पर काफी टाइम से कोई ज्वालामुखी वो नहीं फटा है। ठीक है। तो अब हमें कोई ऐसे चिन्ह भी नहीं देखने को मिल रहे, कोई ऐसी इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही कि वो ज्वालामुखी अभी फटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फटेंगे नहीं, कभी भी वो अचानक से बहुत ही वोलेंट तरीके से फट सकते हैं। फिर जब ऐसे वोल्केनो कभी कभी जो काफी समय बाद फटते हैं, तो वो डोरमेंट वोल्केनो वो फिर काफी जान माल की क्षति कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो फटा ही नहीं, काफी साल हो गए, लोग आसपास में सड़कें बना लेंगे, मकान बना लेते हैं, मार्केट बना लेते हैं, और फिर जब फटता है तो फिर सब शहर के शहर तबाह कर देते हैं। तो जो आपका विश्वस वोल्केनो जो फटा था 79-80 में, ठीक है, तो वो जो फटा तो वो बड़ा ही खतरनाक तरीके से फटा था। जो अब देखो आप, वो 79 AD में फटा था और फिर शांत हो गया। तब उसके बाद जो है फिर वो 1631 में जाके फटा दोबारा से। तो कितने साल निकल गए, है ना, कितनी शताब्दियां निकल गई पूरा, तब जाके वो फटा। तो ऐसे वोल्केनो जो होते हैं वो डोरमेंट वोल्केनो कहलाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। वो सक्रिय थे, ये निष्क्रिय हैं। तो निष्क्रिय हैं, लेकिन ये कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसे कुछ वोल्केनो का नाम है, एक का नाम है मोनाकी हवाई आइलैंड में ज्वालामुखी है, और ये जो माउंटेन बना हुआ है ये पूरा काफी हाइट का माउंटेन बना हुआ है। पीछे ये फटा था मोनाकी, और अमेरिका का क्योंकि कब्जा है हवाई आइलैंड्स के ऊपर, तो मोनाकी जब फटा तो काफी अच्छे तरीके से इसमें से मटेरियल बाहर आया था, और इसके ऊपर फिर क्वेश्चन बना था, और ये यूपीएससी के अंदर पूछा भी गया था। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि करंट हमेशा आप पढ़ते रहें। करंट अफेयर्स के जुड़े हुए जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, ज्योग्राफी से जो जुड़ी हुई हैं, वो क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के अंदर 100% आने वाले हैं। वो चाहे आपका प्री का एग्जाम हो, चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, हमेशा आते हैं उसके अंदर। ठीक है। ऐसे ही माउंट एडजिजा होता है कनाडा में, माउंट किलिमिंजारो है तंजानिया में, माउंट रेनियर है वाशिंगटन में, वेस्टर्न विक्टोरियन वोल्केनिक प्लेन्स में, ट्राउ ऑक्स सर्फ करके मॉरिशस में है, माउंट हुड है ओरेगॉन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अमेरिका में। ये सब कैसे हैं वोल्केनो हैं, डोरमेंट हैं, लेकिन यही है कि ये एक से ज्यादा बार फट चुके हैं, तो लोगों को पता है कि दोबारा भी कोई फट सकते हैं, तो इनको एक्सटेंट नहीं बोला जाता। ठीक है। उसके अलावा फिर आता है एक्सटेंट वोल्केनो। एक्सटेंट वोल्केनो क्या हो गया कि वो पूरा विलुप्त हो गया है, या भी ज्वालामुखी विलुप्त हो चुका है, इसमें भविष्य में किसी भी प्रकार का ऐसा विस्फोट होने का चांस नहीं है, अब नहीं फटेगा। और यहाँ पर क्या हुआ, जो इसका जो क्रेटर होता है ऊपर का बना हुआ, ये पूरा फट गया, हट गया, और यहाँ पर झील पूरी बनी हुई है। अभी झील जो है इसमें बढ़िया पानी भर गया है, ये झील बनी हुई है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या कहलाती है, कि क्रेटर लेक कहलाती है। तो ये क्रेटर लेक बनी हुई है। अब क्योंकि पानी भी सूख नहीं रहा, कभी गैस भी बाहर नहीं निकल रही, कभी राख भी बाहर नहीं आ रही है, काफी समय हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि आगे अंदर से कोई गर्मी बची नहीं है, तो निकलेगा नहीं। तो कई हजार साल भी हो गए, फटे भी नहीं है, और इसीलिए इनकी कोई उम्मीद भी नहीं है कि फटेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अगली लाइन इसीलिए ये लिखी हुई है कि किसी भी ज्वालामुखी को स्थायी रूप से कोई मृत घोषित नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं पता ना कि जमीन के अंदर आगे क्या हो रहा है, क्या पता कई हजार साल हो गए तब भी फट जाए। तो जब तक नहीं फटेगा तब तक वो विलुप्त की ही कैटेगरी में आएगा। तो इस प्रकार के वोल्केनो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा एक माउंटेन है, सबसे बड़ा उसका बेन नेविस, वहां पर पहले हुआ था कभी, अब कभी नहीं हुआ वहां पर। हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन है पैसिफिक ओशन में, होस्कारन पेरू में है, क्यूशू पलाऊ रिज है फिलीपींस सी में,
माउंट बुनियांग है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, द नट है तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तामू मैसिफ है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, वाव एंड नामोस है लीबिया में, एडिनबर्ग कैसल है स्कॉटलैंड के अंदर, ब्लू लेक है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे जितने भी उदाहरण हैं, ये सारे जो उदाहरण हैं ये सारे एक्सटिंक्ट वोल्केनो के हैं, विलुप्त ज्वालामुखी के हैं। तो आज की क्लास में हम ज्वालामुखी के इतने आधा पढ़ चुके हैं पार्ट। अब आगे इसके फिर हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के और क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इससे जो निकल के जो लावा बनता है, जो ज्वालामुखी फटता है, तो उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है। तो वो कौन कौन से लैंड फॉर्म्स का निर्माण होता है उनके ऊपर बहुत बार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। तो अगली क्लास के अंदर हम उसको पढ़ेंगे और उसको आपको याद करना रहेगा। उनके हम बहुत सारे डायग्राम्स भी देखेंगे, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनका भी उदाहरण देखेंगे, और उसको फिर आपको ऐसे डिफरेंस, उसके बदलाव जो हैं और उनके कारण जो एक प्रकार का जो लैंडफॉर्म है उससे दूसरी प्रकार का जो लैंडफॉर्म बन रहा है उनमें अंतर क्या है, क्यों है। तो प्रश्न में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते होंगे अगर आता है इस तरीके का प्रश्न। तो जैसे कई बार पूछ लिया कि लोपोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है, या लेकोलिथ और लोपोलिथ में अंतर बताओ। तो अब पहले तो आपने पढ़ा था कि लेकोलिथ और लोपोलिथ क्या है, जब एग्जाम में आया तो अब लेकोलिथ और लोपोलिथ में कंफ्यूज हो गए। तो वो कई बार उसमें कंफ्यूज कर देगा आपको पूछने के लिए। तो वो हम आपसे जब मैं बताऊंगा तो आपको आराम से डायग्राम के साथ उसकी आकार शेप बता दूंगा, ताकि आप बोले नहीं और आप उसे याद रखें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। अब अगली क्लास के अंदर फिर हम पढ़ेंगे और ज्वालामुखी टॉपिक, ठीक है। बाकी कुछ थैंक यू। प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आगे आपको पढ़ाई की तैयारी के साथ जरूरी रहेंगे।